स्टोरी की शुरुआत होती है एक हुड पहने हुए आदमी से जो कासल के रूफ पर छुपा हुआ है। वो वेट कर रहा है कि जैसे ही सारी लाइट्स बंद हो जाएं, वो अंदर घुसकर अपना टारगेट मार सके। लेकिन जैसे ही वो जंप करने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक ब्लैक हेयर्ड यंग लड़का एक टावर के ऊपर खड़ा होता है, सीधा उसकी तरफ देखते हुए। हुडेड मैन के शरीर में एक ठंडी सी लहरें दौड़ जाती हैं। उसे लगता है कि ये लड़का भी कोई दूसरा हिटमैन होगा, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो लेजेंडरी साइलेंट असैसिन है, एक ऐसा आदमी जिसके पावर इंसान के समझ से बाहर है। हुडेड मैन समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं, उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वो तुरंत एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए दौड़ता है और एक साथ बहुत सारे शार्प मेटल स्पार्क्स असैसिन की तरफ फेंक देता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, असैसिन बहुत फास्ट होता है। वो हर एक अटैक को इजीली डॉज करता है और सीधा हुडेड मैन की तरफ दौड़ पड़ता है। वो आदमी अपना डैगर निकालता है और एक ही बार में सब खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हेयर्ड लड़का उसके अटैक को अपने डैगर से ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है। रूफटॉप पर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जल्दी ही वो लड़का अपने अपोनेंट को डिसआर्म कर देता है। फिर भी हुडेड हिटमैन हार नहीं मानता। वो फिर से स्पाइक फेंकता है, लेकिन असैसिन उन सबको भी डॉज कर लेता है। ये एक ओपनिंग क्रिएट करता है जिसका फायदा उठाते हुए हुडेड मैन वार करने की कोशिश करता है, पर वो क्या जाने ब्लैक हेयर्ड लड़का पहले ही सब कुछ सोच चुका होता है। वो आसानी से उसके पीछे पहुंच जाता है। अब हुडेड मैन डेस्परेट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों के बीच पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, हर स्ट्राइक, हर ट्रिक, लेकिन उस लड़के के सामने सब बेकार जाता है। असैसिन हर एक स्लैश और अटैक को कामली ब्लॉक करता है, उसके हिडिंग शू ब्लेड तक को भी रोक देता है। अब हिटमैन के पास कोई ट्रिक नहीं बची। असैसिन उसके हाथ में छुरी घुसा देता है, फिर उसके पैर तोड़ देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। हिटमैन विश्वास नहीं कर पाता कि ये लड़का उससे इतनी आसानी से हरा गया, लेकिन वो अपनी हार मान लेता है। तभी एक तलवार आसमान से गिरती है, उसका दुख खत्म कर देती है। असैसिन अपनी कंपटीशन को खत्म करके सीधा अपने टारगेट के कमरे में घुस जाता है, जहां वो आदमी चैन से सो रहा होता है, अपने होने वाले मौत से अनजान। असैसिन एक बार में अपना रिसॉल्व मजबूत करता है और डैगर उठाकर सीधा वार करता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय पहले ये डेडली असैसिन कोई और नहीं बल्कि जापान के एक आम अकेला सा टीनेजर था, अकीरा। एक लड़का जो स्कूल जाता था और अकेला रहना पसंद करता था, अपने फोन पर मांगा पढ़ता रहता था। उसके क्लासमेट उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते थे। एक दिन अचानक उनकी रियलिटी में एक टीयर आ जाती है और अकीरा अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। सबके सब शॉक में होते हैं। कोई कहता है ये सपना है, कोई कहता है कि प्रैंक है। तभी एक बूढ़ा सा मेज एक दरवाजा खोलकर आता है और कहता है, रॉयल मैजेस्टी तुम सबसे मिलना चाहती हैं। सब कंफ्यूज होते हैं, कोई समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं कि ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद किंग और प्रिंसेस रूम में आते हैं और सबको वेलकम करते हैं इस नए वर्ल्ड में। किंग बताता है कि उसका किंगडम डीमंस के हमले के खतरे में है और सिर्फ एक हीरो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड ही इस डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। मेज सबको एक एक करके आगे बुलाता है और कहता है कि अपने हाथ मैजिक क्रिस्टल पर रखो ताकि पता चले कौन हीरो है। पहला लड़का एक्साइटेड होकर क्रिस्टल पर हाथ रखता है और पता चलता है उसका क्लास एनिमल ट्रेनर है। थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, पर मेज कहता है कि फिर भी उसके स्टेट्स में आम इंसान से काफी ज्यादा हैं। एक एक करके सबके क्लासेस रिवील होते हैं, कोई मेज, कोई नाइट, कोई हीलर। अकीरा नोटिस करता है कि सबके स्टार्टिंग स्टेट लगभग 180 के आसपास हैं, लेकिन जब उसके स्टेट्स रिवील होते हैं असैसिन के रूप में, तो वो 1800 निकलते हैं, दूसरे लोगों के 10 गुना। फिर एक और लड़का जिसका नाम एस से है क्रिस्टल के पास जाता है और रिवील होता है कि वो हीरो है जिसके स्टेट्स 1000 है। मेज उसे बधाई देता है और कहता है कि आम लोगों के स्टेट 500 तक सील होते हैं, पर हीरो के डबल होते हैं, मतलब 1000। लेकिन अकीरा के 1800 होने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो अलग है। सब लोग एस के लिए चीयर करते हैं क्योंकि वो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। एक दोस्त अकीरा को पुश करता है कि वो भी अपने स्टेट सबको दिखाए, लेकिन अकीरा सोचता है हम एक अननोन वर्ल्ड में हैं, इनके रूल्स नहीं जानते, अभी अपने स्टेट बताना स्टूपिडिटी होगा। बाद में मैं सबको उनके क्लास के हिसाब से वेपन्स और आर्मर देने की बात करता है और उन्हें उनके रूम्स में भेज देता है। अकीरा वापस जाते हुए नोटिस करता है कि वहाँ हिडन कैमरास लगे हुए हैं, मतलब ये लोग उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। ये काफी सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो अपना कंसील प्रेजेंस स्किल यूज करके नजरों से बच निकलता है। अपने रूम में पहुंचकर वो बालकनी पर जाता है और सोचता है कि सच में वो एक नई दुनिया में आ गया है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी भर जाती है। थोड़ा सोचकर वो कुछ जंप्स लगाता है और बिना मेहनत के कासल के टॉप तक पहुंच जाता है। तभी उसे एक खुला हुआ विंडो दिखाई देता है, जिससे घुसकर वो किंग के वर्क चैम्बर में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि किंग और प्रिंसेस बात कर रहे हैं। प्रिंसेस कहती है कि दूसरी दुनिया से आए बच्चे अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं। किंग कहता है ठीक है, उन पर नजर रखो।
अकीरा अपना कॉन्सील स्किल यूज करके चुपचाप उनके पास खड़ा होता है, सोचता हुआ मैं चाहूँ तो अभी इस किंग को मार सकता हूँ, लेकिन वो चुप रहता है। अगली सुबह अकीरा अपने क्लासमेट्स के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है और वो सब लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं मजे से बात कर रहे होते हैं। तभी सोर्टो, जो क्लास का पॉपुलर गुड गाय है, खड़ा होता है और एक क्रिंज भरी स्पीच देता है। हम सब अपनी पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, हमें इस नए वर्ल्ड के लोगों की मदद करनी चाहिए और डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे किंग ने कहा है। और ऑब्वियसली क्लास के सारे लोग उसकी बात से एग्री करते हुए चिल्लाने लगते हैं, बिना सोचे समझे उसके स्टूपिड प्लान के पीछे चल पड़ते हैं। अकीरा अपने काल में एक्सप्रेशन के साथ बस सोचता रहता है, क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए जो मैंने कल रात सुना था। ये सब तो समझ रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस उनके दोस्त हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाया जाता है। वहाँ एक बंदा आता है, लॉर्ड कमांडर सरीन, रॉयल आर्मी का हेड। वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और कहता है, तुम सब नए हो और मेरी ट्रेनिंग के बाद 1 महीने में तुम्हें डंजन में भेजा जाएगा ताकि तुम अपनी असली एबिलिटीज टेस्ट कर सको। सोर्ड तो फिर से हीरो बनने लगता है, सबको मोटिवेट करता है, लेट्स डू आवर बेस्ट। अकीरा फिर से अपनी कॉन्सील प्रेजेंस एबिलिटी यूज करके दूर से सबको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे कोई अपने लेवल के नीचे का सर्कस देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो अलग से निकलकर और इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, उसके पीछे एक बंदा आ जाता है, कमांडेंट सरीन खुद। सरीन अपनी आर्मी एक लेफ्टिनेंट गिल को दे देता है। अकीरा थोड़ा अलर्ट हो जाता है, सोचता है क्या मेरी कॉन्सील एबिलिटी खत्म हो गई है या फिर इसका कोई टाइम लिमिट है। लेकिन सरीन मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स, तुम्हारी एबिलिटी ठीक से काम कर रही है। मैं बस तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अलग गिफ्ट है, मिस्टिकल आईसाइट। मैं हर चीज का टेम्परेचर देख सकता हूँ। बेसिकली मैं एक चलती फिरती थर्मल कैमरा हूँ। अकीरा तुरंत अपना हाथ ब्लेड पर रखता है और पूछता है, तो क्या हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सरीन हाथ उठाकर कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें किंग या प्रिंसेस के सामने एक्सपोज नहीं करने वाला, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। अकीरा फिर भी सस्पिशियस रहता है, पूछता है तुम किस साइड पे हो। सरीन कहता है वो बात इतनी सिंपल नहीं है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अकीरा को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तो थोड़ा अपना गार्ड डाउन करता है, फिर कहता है मुझे लाइब्रेरी जाना है ताकि मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीख सकूं। सरीन पूछता है तुम्हारी कॉन्सिल एबिलिटी का लेवल क्या है। अकीरा कहता है ऑलरेडी मैक्स्ड आउट, लेकिन बाकी सारी स्किल्स लेवल 1 है और मुझे समझ नहीं आते इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। सरीन मुस्कुराता है, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लाइब्रेरी से तुम्हें कुछ खास नहीं मिलेगा। अकीरा थोड़ा सोचता है, ट्रस्ट करना रिस्की है, लेकिन स्ट्रांग बनने का थॉट उसे एक्साइट करता है। वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करता है और पूछता है, मेरे घर वापस जाने का कोई तरीका पता है तुम्हें। सरीन कहता है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी वापस जाना हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए स्ट्रांग बनना जरूरी है। अकीरा कहता है मुझे फ्री हेल्प लेना पसंद नहीं। सरीन मुस्कुराता है, तो बदले में मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताना, हम दोनों एक दूसरे से सीख लेंगे। ये बात अकीरा को पसंद आती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और ये पहली बार होता है जब अकीरा किसी पर ट्रस्ट करता है इस नए वर्ल्ड में। अकीरा अलग अलग रेस के बारे में सीखता है, 20 पीपल्स, एल्व्स और उनके अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में। वो अपना फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, क्लेम करता है कि ट्रेनिंग ही स्किल लेवल अप करने का इकलौता तरीका है। उसके क्लासमेट गिल के अंडर अलग ट्रेनिंग करते रहते हैं। एक शाम अकीरा सरीन से मिलने आता है और एक बुक दिखाता है, कहकर ये तुमने लिखी है ना। सरीन हंसी के साथ कहता है, हाँ, ये कुक बुक के डिस्गाइज में लिखा गया प्लान टू ओवरथ्रो द किंग है। वो बताता है कि किंग एक ब्रोकन मैन बन चुका है जो दुनिया के सिस्टम को तोड़कर कुछ क्रेजी करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरीन रॉयल नाइट्स का कमांडर है, उसका होली ड्यूटी है कि किंग की प्रोटेक्शन करना। अकीरा समझ जाता है और कहता है, मैं चाहता था उस रात किंग को मार सकता था जब हम यहाँ आए थे, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। सरीन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, और तुमने ऐसा ही किया। एसेसिन होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मर्डर करना ही पड़े। 1 महीना बीत जाता है, हीरो और स्टूडेंट्स अब डंजन के लिए रेडी होते हैं। पूरा शहर उन्हें देखकर तालियां बजा रहा होता है, चीयर्स कर रहा होता है। लेकिन अकीरा का ध्यान एक जगह अटकता है। दूर एक हुड पहनी लड़की खड़ी होती है जो उन्हें गुस्से से घूर रही होती है। अकीरा तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उसके पीछे अपीयर हो जाता है। उसे चौंकाकर कहता है, क्यों देख रही हो हमें इतनी नफरत से। लड़की, जिसके बाल नीले होते हैं, कहती है, सब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरो बुला रहे हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए क्या कुर्बानी दी गई थी। अकीरा शौक में कहता है, कैसी कुर्बानी। लेकिन लड़की सिर्फ कहती है, खुद पता लगाओ, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डंजन के अंदर होते हैं। वहाँ मॉन्स्टर हर कोने से आ रहे होते हैं और हर स्टोन ट्रैप डोर बन जाता है। सब स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं। अकीरा मैक्सिमम अटैकर्स को रोकता है और सरीन से कहता है, हम वापस चलें। सरीन कहता है, आज के लिए इतना काफी है, और अपना डिवाइन स्किल यूज करके सामने का रास्ता क्लियर कर देता है। गिल चिल्लाता है, सब एग्जिट की तरफ दौड़ो, लेकिन वो लोग अभी भी अंडरग्राउंड ही होते हैं और सामने और मॉन्स्टर आ जाते हैं।
तभी हमारा क्रिंज किंग सोर्ड तो याद करता है वो स्मोक बम जो प्रिंसेस ने दिया था, कहते हुए ये मॉन्स्टर को भगा देगा। वो बॉम्ब फेंकता है लेकिन उसके शॉक के लिए स्मोक से कुछ और ही निकलता है, एक मिनटॉर। गिल चिल्ला उठता है, ये इम्पॉसिबल है, मिनटॉर तो डंजन के डीपेस्ट फ्लोर पर होते हैं। अकीरा तुरंत एक्शन में आ जाता है, वो मिनटॉर के ब्लो को डॉज करता है और उसके सिर पर जंप करके डैगर से वार करता है, लेकिन उसके शॉक के लिए डैगर टुकड़ों में टूट जाता है। सोर्ड तो नीचे गिरता है, अपनी तलवार उठाने लायक भी नहीं रहता। अकीरा उससे कहता है पीछे रहो, तुम्हें तो डीमन लॉर्ड को मारना है हीरो। कमांडर सरीन आता है और सिचुएशन देखकर कहता है ये तो खतरनाक हो गया है। अकीरा कहता है अपना स्पेशल एबिलिटी यूज करो, बाकी मुझे संभालने दो। सरीन थोड़ा हेजिटेट करता है, डेंजरस है, लेकिन अकीरा की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर वो स्पेल कास्ट करता है। एक बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट मिनटोर को शॉक कर देता है। उसी वक्त अकीरा उसके पीछे पोजीशन ले लेता है और रेडी हो जाता है स्ट्राइक करने के लिए। वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और प्योर डार्कनेस से बने स्पाइक्स मिनोटॉर की तरफ भेज देता है, जो अब भी सरीन के लाइटनिंग शॉक में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मिनोटॉर जल्दी ही उस बाइंडिंग से छूटकर निकल जाता है और सीधा अकीरा को टारगेट करता है। इमेजिन करो वो नहीं जानता कि अकीरा ने पहले ही अपना स्पेल कास्ट कर दिया था। जैसे ही मिनोटॉर अपनी भारी एक्स घुमाता है, उसका हाथ डार्क स्पाइक से छेद दिया जाता है। अकीरा और ज्यादा स्पाइक्स भेजता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से खुद को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा, तब वो उसे नीचे वाले अंधेरे गड्ढे की तरफ खींचना शुरू कर देता है। मिनोटॉर अंधेरे में गिर जाता है और स्पाइक्स उसका सिर ही झड़कर ऊपर खींच निकलते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अकीरा ने कैसे इतने पावरफुल मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया, लेकिन फिर अचानक उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। सब पैनिक करते हैं जब वो शैडो स्पाइक को वापस लेने की कोशिश करता है, पर लकीली सरीन आ जाता है और उसे शांत करता है। सरीन की गाइडेंस के साथ अकीरा अपनी पावर वापस पाता है और शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है। वो खुद को लकी समझता है कि वो जिंदा है। सरीन उससे कहता है कि आज उसने उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा दिखाया। जब वो डंजन से वापस आते हैं, सरीन अकीरा का धन्यवाद करता है कि उसने सबकी जान बचाई, लेकिन अकीरा को लगता है कि पूरा क्रेडिट उसका नहीं बनता। वो बोलता है कि अगर सरीन उसके साथ नहीं था तो वो मिनोटॉर नहीं हरा पाता, क्योंकि ट्रेनिंग में उसने शैडो मैजिक को सही से कास्ट करना भी नहीं सीखा था। सरीन कहता है कि उसने पहली बार सुना है कि कोई एक्स्ट्रा स्किल शैडो मैजिक भी एग्जिस्ट करती है, और वो मानता है कि अकीरा अभी इस स्पेल को बस थोड़े बहुत ही कंट्रोल कर पा रहा है। वो वार्न करता है कि अगली बार ध्यान से यूज करो, फिर डिसाइड करता है कि वो उसे एक समुराई स्वॉर्ड देगा, वही स्वॉर्ड जो पहले हीरो ने खुद फॉर्ज किया था। अकीरा स्वॉर्ड ले लेता है और पूछता है तुम ये स्वॉर्ड करंट हीरो को क्यों नहीं देते। सरीन हंसकर कहता है स्वॉर्ड तो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है, और वैसे भी मैंने ये स्वॉर्ड रॉयल ट्रेजरी से चुरा लिया था। अगर मैं इस टाइम हीरो को ये दे देता तो वो तुरंत अरेस्ट हो जाता। अकीरा खुशी से स्वॉर्ड एक्सेप्ट करता है और नोटिस करता है कि हिल्ड के पास कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। पहली इंस्क्रिप्शन लिखी होती है या तो नो कमी, दूसरी में पहला हीरो ये विश करता दिखता है कि उसकी तलवार उसके सक्सेसर को मुश्किल वक्त में गाइड करे। अकीरा कहता है कि वो पहले हीरो से मिलना चाहता था। हीरो की बात निकलते ही अकीरा को सोर्टो पर लगा हुआ कर्स याद आता है और कैसे उनके एन्चेंटर ने कितनी बार ट्राई की पर कर्स ब्रेक नहीं हुआ। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और सरीन के पास भी एक थ्योरी होती है। वो कहता है कि कर्स के पीछे जो शख्स है वो एक्चुअली प्रिंसेस ही हो सकती है, जो एक डार्क मैजिकल रिचुअल के थ्रू सोर्टो को अपनी पपेट बनाना चाहती है। अकीरा बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच जाता है और उस मैजिक क्रिस्टल को तोड़ देता है जो प्रिंसेस रिचुअल के लिए यूज कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में चीख उठती है और पूछती है कौन है जो मेरी बेडरूम में आके घुस गया, कैसे तुम डेयर करके बिना परमिशन आए। अकीरा सीधा अपनी तलवार उस पर पॉइंट करता है और कहता है वो जो दूसरों पर कर्ज करता है वो औरत नहीं एक बिच है। वो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। प्रिंसेस कहती है सब किंग के लिए। अकीरा पूछता है फिर तुम किंग की आज्ञा क्यों मान रही हो। प्रिंसेस वही जवाब दोहराती है, पर आंखों में वो जिंदगी या रीजन से खाली नजर आती है। अकीरा को भी समझ आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है, लेकिन प्रिंसेस के पास और भी मैजिक क्रिस्टल्स हैं जिसे वो बाकी स्टूडेंट को कर्ज करने के लिए इस्तेमाल करने वाली होती है। इस बीच अकीरा वो क्रिस्टल लेकर सरीन के पास जाता है और बताता है कि वो सही था, प्रिंसेस सच में सोर्टो को कर्ज कर रही थी। सरीन कहता है ये कोई नई बात नहीं, प्रिंसेस ने अपने बुरे कामों को रास्ता अब भी नहीं छोड़ा। सरीन पूछता है क्या तू उसे फेस टू फेस मिला। अकीरा कहता है हाँ, मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन वो बातचीत में अच्छी नहीं थी। सरीन कोल्डली बोलता है प्रिंसेस अब सिर्फ किंग की पपेट है। फिर वो एडवाइस करता है कि आज रात पैलेस में मत सो। अकीरा क्यूरियस होता है क्यों। सरीन बताता है प्रिंसेस किसी को कर्ज कर सकती है लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि तूने अपनी स्टेटस उसे रिवील नहीं की। इसका मतलब वो तुझे मारने की कोशिश करेगी, इसलिए पैलेस से दूर रहना।
अकीरा पूछता है, क्या तुम मुझे इसलिए डांटोगे कि मैंने अपना चेहरा दिखाया? कमांडर थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, टीनेजर सिंपल से होते हैं, हमारी ड्यूटी है उनकी गलतियों को कवर करना। अगली सुबह अकीरा एक हंगामा सुनकर पैलेस की तरफ भागता है। वहाँ बड़ा सा क्राउड जमा होता है। वो देखता है कि सोर्टो कर्ज से फ्री हो चुका है और फिर एक खबर मिलती है जो उसके पैरों को ठंडा कर देती है, सरीन की मौत। अकीरा शॉक हो जाता है। वो भीड़ के बीच से गुजरता है और देखता है सरीन का लाश जमीन पर पड़ा है, उसके सीने में एक डैगर घुसा हुआ। अकीरा टूट जाता है। अपना इकलौता दोस्त इस दुनिया में गवा बैठा, लेकिन उसके क्लासमेट उस पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं ये सब एक्टिंग बंद करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हीरा ही किलर है। वो लोग पॉइंट करते हैं जो डैगर सरीन को मारा उसी डैगर का निशान है और वो डैगर अकीरा का था। अकीरा रिमाइंड करता है सबको कि उसकी डैगर मिनोटॉर से फाइट में टूट गई थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सब उसे शेडी और अनट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। तब से जब से वो यहाँ से आया है, अकीरा के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये सब प्रिंसेस के कर्ज का नतीजा है? और जैसे ही वो सोचता है, सब उसी तरह से उसे ब्लेम करते हैं, जो प्रूव कर देता है कि कुछ तो गलत चल रहा है। सिर्फ सोर्टो ही आगे आता है और कहता है, हमें इस मामले की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन किंग डिक्लेयर कर देता है कि अकीरा को एग्जीक्यूट किया जाए, उस पे आरोप लगाकर सरीन का एसेसिन होने का। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि अकीरा को पकड़ लो, पर अकीरा फिर से अपनी हाइडिंग स्किल यूज करता है और गार्ड्स की नजरों से स्लिप करके बच निकलता है। जब किंग अपने ट्रूप्स को पैलेस में उसको ढूंढने के लिए भेजता है, अकीरा गिल के पास चला जाता है। गिल बताता है एक शॉकिंग सच, एलाइट एसेसिनेशन यूनिट ने सरीन को मारा और वो ऑर्डर सीधा किंग से आए थे। अब वो एसेसिनेशन स्क्वाड अकीरा के पीछे भी है, पर सरीन ने ये बात एंटिसिपेट कर ली थी। उसे अपने रूम में ट्रैवल सप्लाईज छोड़ दिए थे। गिल कहता है, ये ले जा ये सप्लाईज और भाग। अकीरा वाइस कमांडर को धन्यवाद देता है और सरीन के कमरे की तरफ भागता है। जल्दबाजी में वो छोटा सा पाउच भूल जाता है। रात में किंग अपने कमरेड से बात करता है। सरीन ज्यादा मुश्किल नहीं था, ज्यादा आसानी से गिर गया। प्रिंसेस कहती है कि अब सब स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हीरो ब्रेनवेस्ट हो गए हैं, अब बस उनको एक बहाना चाहिए ताकि वो आसपास के किंगडम से वॉर शुरू कर दें। किंग खुश होता है और इंस्ट्रक्ट करता है, एसेसिन्स को तुरंत अकीरा के पीछे भेजो, उसे जिंदा नहीं रहने देना, वरना वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इस बीच अकीरा अपने आप को डंजन के अंदर छुपा रहा होता है, क्योंकि सरीन ने कभी कहा था, अगर कभी कोई तुझे ढूंढने आए तो डंजन सबसे सेफ जगह है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। डंजन उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो अपने स्किल्स लेवल अप करना चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ आते नहीं, क्योंकि ये जगह मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। सरीन ने अकीरा को वार्न किया था, तेरा प्रेजेंट काउंसिलिंग स्किल भी तुझे हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं बचा सकता, उनके सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा था, अगर तू काफी स्ट्रांग हो गया तो एक दिन अपनी सेंट और बॉडी टेम्परेचर तक मिटा पाएगा, इतना कि दुनिया तुझे महसूस भी नहीं कर पाएगी। सरीन के वर्ड्स को याद करते हुए अकीरा डंजन के और अंदर बढ़ता है और एनकाउंटर करता है फ्लेम हाउंड्स, जो मरने के बाद फट जाते हैं। वो याद करता है, सरीन ने बताया था कि लेवल 1000 पर पहुंचते ही हर कोई एक स्पेशल स्किल पाता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देती है। डंजन बॉसेस को हराना सबसे फास्ट एक्सपी गेन करने का रास्ता है, लेकिन ये लाइफ और डेथ फाइट होती है, जहां से एक बार बैटल शुरू हो गया तो पीछे हटना मुमकिन नहीं। अकीरा हर हालत में स्ट्रांग बनना चाहता है। फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वो बॉस रूम में जाता है, जहां उसका सामना होता है एक जायजेंटिक टर्मन लॉइन से। लॉइन बिना वक्त गवाए अटैक करता है। अकीरा हर स्ट्राइक डॉज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी पूंछ एक स्नेक है जो जहर उगल सकता है। वेनम लगते ही अकीरा हिल जाता है और अगले ही पल मॉन्स्टर अपने क्लॉ से उसके शरीर छेद देता है। वो समझता है जिंदा रह जाना ही काफी किस्मत वाली बात थी, लेकिन हारना अकीरा की डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से शैडो मैजिक अनलीश करता है और देखा जाता है कि काले स्पाइक्स मॉन्स्टर के शरीर को फाड़ डालते हैं, लेकिन अकीरा का कंट्रोल फिर से खत्म होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक मेल वॉइस गूंजती है, मास्टर ने ज्यादा डैमेज लिया है, शैडो मैजिक फोर्सफुली एक्टिवेट हो रहा है। वो शैडो उसके पास आके हील मोड में आ चली जाती है और अपनी मैना एनर्जी से अकीरा के घाव भरने लगती है। दूसरी तरफ पैलेस में सोर्टो अपने क्लासमेट से कहता है, अब हमें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं अभी नहीं, नाइट कमांडर अभी अभी मरा है। सोर्टो इंसिस्ट करता है, अगर हम अभी नहीं चले तो देर हो जाएगी, पर कर्स के अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं पॉइंटलेस है। सोर्टो कहता है, ठीक है तो मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग उसके साथ आने को तैयार हो जाते हैं। सोर्टो हैरान होता है, तुम लोग तो कर्स थे, फिर क्यों आ रहे हो? वो कहते हैं, हम अपने कर्सेस से मुक्ति पा चुके हैं। एन्चेंटर कहती है, मैं कर्स्ड और नॉर्मल लोगों में फर्क महसूस कर सकती हूँ और मुझे यकीन है ये सब अब फ्री हैं। तब एक लंबा स्वॉर्डमैन असाई बोलता है,
शायद मेरी वजह से हुआ। मुझे याद है मैंने कुछ अजीब क्रिस्टल काट दिए थे किसी अननोन कमरे में, और एक समुराई स्वॉर्ड भी मिला था, बस याद नहीं कैसे। उस दिन के बाद कुछ स्टूडेंट कर्ज से फ्री हो गए थे। पता चलता है कि गिल के स्किल सजेशन ने सब बदल दिया था। उसका स्किल किसी भी कर्ज से ज्यादा पावरफुल है एक सिंगल एक्शन करवाने में। वो खुश है कि कम से कम कुछ स्टूडेंट्स बच गए, क्योंकि ये था सरीन का लास्ट ऑर्डर। अब वो बस उनके सफर के लिए गुड लक विश करता है। असाई कहता है हमें जल्दी से अकीरा के साथ मिलना होगा, क्योंकि जब हम सब कर्ज थे तब सिर्फ वो ही सच जानता था। उसे याद आता है रियल वर्ल्ड में उसने अकीरा को एक रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते देखा था। अकीरा ने उसे कहा था किसी को मत बताना, खासकर मेरी छोटी बहन को। असाई ने कभी कोई बात लीक नहीं की, और बात बात में उन्हें पता चला कि उनकी दोनों बहनें बेस्ट फ्रेंड हैं। तब से दोनों के बीच एक रेस्पेक्ट पैदा हुआ। वापस दिन में अकीरा उसी याद का सपना देखकर जागता है और सोचता है कि असाई सेफ होगा। उसे लगता है कि उसका शरीर एक्सपेक्टेड से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा है। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो शॉक हो जाता है। उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं, एचपी फुल हो गया है और शैडो मैजिक स्किल भी लेवल अप कर गया। वो समझ नहीं पाता ये सब कैसे हुआ, पर सोचने का वक्त नहीं है। अकीरा डंजन के और गहराई में चला जाता है। जल्दी वो 75th फ्लोर तक पहुंच जाता है और उस पर एक स्लिम मॉन्स्टर अटैक करता है। वो हैरान होता है स्लाइम इतने नीचे फ्लोर्स पे। वो उसे काट देता है और स्लाइम के अंदर से एक खूबसूरत एल्फ लड़की गिर पड़ती है। अकीरा कंफ्यूज होता है ये क्या हो रहा है। वो अपनी स्किल वर्ल्ड आई यूज करता है जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं की थी। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है उसके सामने बहुत ही हॉरिफाइंग चीजें दिखाई देती हैं, इतनी कि उसका मन उछलने लगता है। वो तुरंत स्किल कैंसिल कर देता है वरना दिमाग ओवरलोड हो जाता। तभी एल्फ लड़की एमिलिया होश में आती है। अकीरा पूछता है तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अकीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसने पहले ही उसका स्टेटस देख लिया था। एचपी सिर्फ 2% था और उसे ये भी पता चल गया था कि एमिलिया के पास वर्ल्ड आई स्किल है और उसने ये यूज उस पर कर लिया था। एमिलिया उसे नाम से बुलाती है, अकीरा ये जगह क्या है? अकीरा कहता है ये डंजन है, मैं यहाँ अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ। फिर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है दूसरों के स्टेटस पे झांकना अच्छा आदत नहीं है। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एमिलिया उसकी बाहों में गिर जाती है। अकीरा महसूस करता है कि उसे बुखार है तो वो उसे 69 फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पानी मिलता है। एमिलिया घबरा के उठती है, लेकिन अकीरा कहता है पानी पी लो, डिहाइड्रेटेड मत हो। फिर उसे पोरेज देता है। एमिलिया पूछती है तुम मुझे 75th फ्लोर से उठा के 69 फ्लोर तक क्यों लाए? अकीरा कामली कहता है ये सबसे पास का फ्लोर था जहाँ पानी का सोर्स मिलता है। वो कहता है अब रेस्ट करो। एमिलिया धन्यवाद करती है और रिवील करती है कि वो एक प्रिंसेस है। अकीरा बस शोल्डर उठा के कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़े वक्त बाद एमिलिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और अकीरा के साथ उसके डंजन जर्नी पर निकल पड़ती है। वो अपनी ग्रेविटी मैजिक से बैटर में हेल्प करती है, लेकिन अकीरा थोड़ा इरिटेट होता है क्योंकि वो उसे डेंजर में नहीं देखना चाहता। एमिलिया कहती है मैं भी इसी रास्ते पर जा रही हूँ और मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। अकीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो उसे साथ ले जाता है। जब दोनों 80 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, बॉस रूम में उनका सामना होता है एक टेरिफाइंग ड्रैगन से। ड्रैगन तुरंत अपनी ब्लू फ्लेम्स उन पर उड़ाता है। दोनों मुश्किल से बचते हैं। अकीरा अपनी प्रेजेंस हाइड करता है और एमिलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे दबाती है ताकि अकीरा अटैक कर सके, लेकिन ड्रैगन उसका स्पेल डिटेक्ट कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है। एमिलिया चिल्लाती है अकीरा ये ड्रैगन तेरा मैना सेंस कर रहा है, अपना मैना सराउंडिंग मैना के साथ ब्लेंड कर। अकीरा ने अब तक ये टेक्निक सीखी नहीं थी तो वो वही करता है जो हमेशा करता है, सीधा सामने से लड़ता है। वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और एक डार्क स्पाइक ड्रैगन की तरफ भेजता है। उसके चेहरे को छेद करके उसे डिसबैलेंस कर देता है। उसी मौके का फायदा उठा के अकीरा अपनी स्वॉर्ड उसकी आंख में घुसा देता है। ड्रैगन चीखता हुआ और नीचे गिरता है। एमिलिया के रेकलेस फाइटिंग स्टाइल से हैरान रह जाती है और जैसे ही वो उससे उसकी पावर्स के बारे में पूछने वाली होती है, ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है और दोनों चौंक जाते हैं। अब क्या होने वाला है? ड्रैगन अचानक एक जायंट ब्लू कैट में बदल जाता है। ना अकीरा समझ पाता है ना एमिलिया ये क्या हो गया। एमिलिया तुरंत अपनी वर्ल्ड आई स्किल यूज करती है और उसे सच का पता चल जाता है ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये एक शेप शिफ्टर है। अब सब कुछ समझ आता है क्योंकि अगर ये रियल ड्रैगन होता तो इतनी आसानी से नहीं गिरता। अकीरा इम्प्रेस होता है एमिलिया के स्किल यूज करने के स्टाइल से और पूछता है तुम इतनी आसानी से वर्ल्ड आई कैसे यूज करती हो? एमिलिया मुस्कुराती है और कहती है तुम खुद क्यों नहीं करते? तब अकीरा याद करता है लास्ट टाइम जब उसने ट्राई किया था उसका ब्रेन ऑलमोस्ट स्प्लिट हो गया था। उसे लगता है कि उसका लेवल अभी भी काफी लो है, लेकिन एमिलिया कहती है नहीं तुम स्किल को रिजेक्ट कर रहे हो इसलिए यूज नहीं कर पा रही। तभी वो ब्लैक कैट होश में आता है और बोलता है सीरियसली मुझे एक इंसान और एक एल्फ ने हरा दिया, वो भी जब मैं सिर्फ मजे लेने के लिए ड्रैगन बना था।
अकीरा शॉक हो जाता है। एक बोलता हुआ मॉन्स्टर। कैट गुस्सा हो जाता है। मुझे बाकी लो लेवल मॉन्स्टर से कंपेयर मत करो, मैं डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ सुपीरियर बीइंग हूँ। अकीरा काल्म रहता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट डेट के बाद तो तू लड़ ही नहीं पाएगा। ब्लैक कैट हंसता है और कहता है मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने से पहले मेरे पास एक मैसेज है। उसके शरीर से एक मेनेसिंग ऑरा निकलती है और वो कहता है डीमन लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने कासल में जो डीमन कॉन्टिनेंट वोल्केनो के बीच में है। अकीरा तुरंत शेक करता है। डीमन लॉर्ड मुझे जानता कैसा है, मुझसे मिलना क्यों चाहता है? कैट कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारे समझ से परे है। फिर वो जमीन पर लेट जाता है। अब मुझे मार दो, लेकिन अकीरा मना कर देता है। कैट इरिटेट हो जाता है। हीरो बनने की एक्टिंग मत करो, इंसान हमेशा डीमंस को अपना दुश्मन समझते हैं। अकीरा का जवाब सिंपल है, मेरे लिए असली दुश्मन डीमन लॉर्ड नहीं किंग है। एमिलिया कहती है लेकिन बॉस रूम का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक बॉस नहीं मर पाएगा। कैट भी कहता है तो क्या यहाँ भूख से मरने का प्लान है? फिर वो पूछता है तुम मुझे मारना क्यों नहीं चाहते? अकीरा कहता है सिंपल, मैं एक कैट पर्सन हूँ और जब ये कैट मुझसे बात कर सकती है तो शायद कोई और रास्ता भी हो। एमिलिया याद करती है हाँ एक और वे है, अगर अकीरा इस कैट से पैक्ट बना ले, उसे अपना फैमिलियर बना ले, तो वो बॉस मॉन्स्टर नहीं रहेगा और डोर खुल जाएगा। कैट हंस पड़ता है, तुम्हारे जैसे बिगनर मैना कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एमिलिया कहती है गलत हो तुम, अकीरा ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका है, उसने अपनी मैना को बॉडी से डिटैच किया था, कुछ ऐसा सिर्फ फर्स्ट हीरो ने किया था। एमिलिया कॉन्फिडेंट है लेकिन श्योर नहीं कि रिचुअल सक्सेसफुल होगा। अकीरा पूछता है और अगर फेल हो गया तो? कैट सीरियस टोन में कहता है फिर हम दोनों मर सकते हैं। अकीरा बिना डरे कहता है मैं रिस्क लूंगा। कैट हैरान है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अकीरा कहता है क्योंकि मुझे लगता है तुम मरना नहीं चाहते। कैट छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है चलो फिर ट्राई कर लो। एमिलिया बताती है रिचुअल का फर्स्ट स्टेप है कैट को एक नया नाम देना। अकीरा कहता है तुम्हारा नाम होगा नाइट, क्योंकि तुम्हारा फर रात के आसमान जैसा है। फिर वो मैना ट्रांसफर करना शुरू करता है। जब मैना फ्लो होती है अकीरा एकदम से एक और वर्ल्ड में पहुंच जाता है, एक बर्निंग सिटी, और वहाँ वो नाइट को देखता है एक डरावना मॉन्स्टर बनकर लोगों को मारते हुए। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाइट उस पर अटैक करता है। उसके अटैक से अकीरा की रियल बॉडी भी डैमेज लेती है। आखिर वो डिसाइड करता है फाइट करनी ही पड़ेगी। वो नाइट के पास जाता है लेकिन अटैक नहीं करता, बल्कि उसके क्लॉज को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे पता है तुम भी मरना नहीं चाहते। नाइट चीखता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अकीरा कहता है मुझे पता है, लेकिन अब तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट से अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। उसके शब्द सुनते ही नाइट के अंदर कुछ बदल जाता है। ड्रीम वर्ल्ड डिसॉल्व होने लगता है और नाइट नॉर्मल साइज की कैट बन जाता है, अकीरा के बाहों में सुकून से सोया हुआ। ड्रीम वर्ल्ड में सूरज उगता है, एक सिंबल ऑफ पीस। अकीरा होश में आता है और देखते ही कहता है पेट काम कर गया। उसके हाथ पर एक गोल्डन मार्क चमक रहा है और नाइट के फोरहेड पर भी वो मार्क उभर आता है। एमिलिया कहती है ये पैक्ट सक्सेसफुल होने का साइन है, अब तुम दोनों के सोल लिंक्ड हैं। नाइट उठता है और कहता है अब देखते हैं अकीरा तुम कितना आगे जाते हो। वो अकीरा को मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता है और एमिलिया को भी रेस्पेक्ट देता है। मास्टर की कंपेनियन होने के नाते तुम्हें भी मेरा सलाम। तभी एक मैजिक सर्कल फ्लोर पर चमक उठता है। बॉस डिफीट हो गया, लेकिन अकीरा अब भी सोच में डूबा है। वो नाइट की तरफ देखता है और कहता है अगला फ्लोर चलते हैं, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए। नाइट कहता है दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक हम उसे यूज नहीं करते, सो कोई जल्दी नहीं है। वो थोड़ा टाइम लेना चाहता है ताकि अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। एमिलिया सजेस्ट करती है तब तक हम एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जाने। नाइट बिना सोचे तुरंत एग्री कर लेता है और अकीरा शॉक हो जाता है, इतना फास्ट मूड चेंज। दूसरी तरफ सोर्तो और उसकी पार्टी पहुंचती है उस देश में जिसे एक अर्थ से बुलाए गए हीरो ने बनाया था, और उन्हें देखकर हैरानी होती है। पूरा देश बिल्कुल हिस्टोरिक जापान जैसा लगता है। सब कुछ इतना फैमिलियर था कि सबने थोड़ा रिलैक्स कर लिया और फ्यूचर प्लान डिस्कस करने लगे। सोर्तो कहता है सबसे पहले हमें अपने फंड्स का कुछ करना होगा, सिर्फ 1 महीना बचा है बिफोर हम टोटली ब्रोक हो जाएंगे। एक बंदा कहता है एडवेंचर बन जाते हैं, बेस्ट जॉब है हमारे लिए। सोर्तो एग्री करता है, फिर कहता है अगला काम इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस वर्ल्ड के बारे में सब जानता हो, और कुछ यूजफुल बुक्स भी। एक लड़का हल्की सी आस भरी सांस लेता है, काश कोई ऐसी बुक मिल जाए जो बताए घर वापस कैसे जाएं। लेकिन सोर्तो सीरियस टोन में कहता है डीमन लॉर्ड को हराना ही हमारा बेस्ट चांस है अर्थ लौटने का। किंग और प्रिंसेस ही शायद जानते हैं कैसे भेजना है, और उनका ट्रस्ट जीतने का एक ही तरीका है, डीमन लॉर्ड को हरा देना। और सोर्तो डिक्लेयर करता है जब फंड्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ेंगे।
लेकिन असाई डिसएग्री करता है। पहले हमें अकीरा को ढूंढना चाहिए। वो कहता है मुझे लगता है उसकी पावर हम सबसे ज्यादा बढ़ रही है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग असाई से एग्री करते हैं पर कुछ अब भी उसे कमांडर सरीन का मर्डरर समझते हैं। छोटी सी बहस शुरू होती है लेकिन गर्ल्स इंटरवीन करती हैं और कहती हैं सोड तो तुम लीडर हो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। सोड तो फाइनली कहता है मुझे भी लगता है अकीरा हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, पर प्रॉब्लम यह है वो टीम वर्क पसंद नहीं करता। बचपन से मेरे क्लास में था लेकिन आज तक मुझे पहचानता भी नहीं। सब शौक हो जाते हैं। असाई भी एग्री करता है हाँ अकीरा एक लोन वुल्फ है। फिर सोड तो कहता है लेजेंड्स के मुताबिक सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्डी डीमन लॉर्ड को हरा सकती है, तो पहले हमें खुद इतना स्ट्रांग बनना होगा और जब अकीरा हमसे मिलने लायक समझेगा तब हम मिलेंगे। इधर एमिली अकीरा और नाइट के साथ बैठी अपने पास शेयर करती है। उसकी आवाज में उदासी है। वो कहती है मुझे मेरी खुद की बहन ने देश से निकाल दिया, उसके लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़ गए। मैं एक क्लिफ के पास गिरी थी और अपनी ग्रेविटी मैजिक से नदी में जम कर गई। वो बच गई लेकिन जख्मी थी। तब एक ब्लैक स्लाइम ने उस पर अटैक कर लिया और उसे निगल लिया और जब होश आया वो डंजन में थी जहाँ अकीरा ने उसे बचाया था। अकीरा को उसकी स्टोरी सुन के दुख होता है पर नाइट तुरंत लॉजिक लगाता है स्लाइम्स लोगों को नहीं खाते और अगर खा भी लिया होता तो तुम पिघल चुकी होती। एमिलिया कंफ्यूज होती है लेकिन कहती है जो भी हो उस स्लाइम का शुक्रिया, उसने मुझे अकीरा तक लाया। अकीरा सॉफ्टली कहता है तुम्हें वापस जाके अपनी बहन से बात करनी चाहिए। एमिलिया नजर झुका लेती है मैं उसे कभी फेस नहीं कर सकती। अकीरा कहता है फैमिली के बीच सब ठीक हो जाता है, मेरी भी एक बहन है, अनोइंग जरूर है पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर एमिलिया पूछती है क्या तुम वापस अपनी दुनिया में जाके उससे मिलना चाहते हो। अकीरा कहता है हाँ लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना है। उसके आंखों में गुस्सा भर जाता है। कमांडर सरीन जिन्होंने मुझे यहाँ सरवाइव करना सिखाया उन्हें किंग और प्रिंसेस से मरवा दिया, मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। उसकी किलिंग इंटेंट से एमिलिया और नाइट दोनों कांप उठते हैं। एमिलिया चीखती है अकीरा संभालो खुद को। अकीरा होश में आता है लेकिन एटमॉस्फेयर अब भी टेंस है। टेंशन तोड़ने के लिए अकीरा अपना ग्लव उतारता है और बिल्कुल घर के स्ट्रे कैट्स की तरह नाइट उस ग्लव के पीछे भागता है। एमिलिया हंसने लगती है और कहती है मैं भी ट्राई करूंगी। थोड़ी देर में दोनों नाइट के सॉफ्ट फर से खेल रहे होते हैं और डंजन का माहौल एकदम लाइट हो जाता है। नाइट कहता है थोड़ा सीरियस हो जाओ, हमारे सोल्स लिंक्ड हैं, अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा कहता है मुझे पता है पर ऑनेस्टली मैं खुश हूँ कि मेरा फैमिलियर एक कैट है। एमिलिया हल्की हंसी के साथ कहती है लकी हो तुम, मुझे भी कैट पसंद है। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद तीनों डंजन से निकलने का डिसाइड करते हैं। अकीरा पूछता है नाइट ये टेलीपोर्टेशन सर्कल हमें कहाँ ले जाएगा। नाइट कहता है मुझे क्या पता, सिर्फ कुछ डीमंस ही मैजिक सर्कल बनाना जानते हैं। अकीरा कहता है फिर मुझे उन्हें ढूंढना होगा और अपने लिए काम करवाना होगा। तब एमिलिया एक कहानी याद करती है। कहते हैं पेल ब्लू मैजिक सर्कल इंसान को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसका दिल चाहता है और अगर एक से ज्यादा लोग एंटर करें तो ये सिर्फ एक के विश पर रिएक्ट करता है। अकीरा कहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एमिलिया सॉफ्टली कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ रहूंगी। अकीरा कुछ सोचता है लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो मैजिक सर्कल में एक कदम रखता है। एक पल के लिए सोचता है क्या ये मुझे मेरे परिवार तक ले जाएगा, लेकिन तुरंत वो थॉट मिटा देता है। किंग और प्रिंसेस को मारना सबसे पहला है। जैसे ही वो तीनों सर्कल में एंटर करते हैं एक तेज लाइट उन्हें घेर लेती है और अगला मोमेंट वो एक डेंस फॉरेस्ट में खड़े होते हैं। दूर से एक जायंटिक ट्री दिख रहा है। एमिलिया शॉक में बोलती है नहीं ये तो नाइट कहता है वर्ल्ड ट्री, हम एल्फ्स के फॉरेस्ट में हैं। अकीरा खुश है, परफेक्ट जगह मिली, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। एक एल्फ छुपकर ट्री से एरो छोड़ता है। अकीरा तुरंत एमिलिया को हटा देता है और उस आर्कर के पास दौड़कर उसे नीचे गिरा देता है। एमिलिया कहती है लाइम ये तो मेरा जाना पहचाना है। लाइम कहता है मैं लाइट देखने आया था लेकिन यहाँ तो ट्रेटर मिल गया। एमिलिया भाग जाओ अगर जिंदा रहना चाहती हो। अकीरा उसे नॉकआउट कर देता है लेकिन जब तक वो करता आसपास डजन्स ऑफ एल्फ्स उन्हें घेर चुके होते हैं और फिर एक औरत सामने आती है। क्लीसा कहती है तुमने वापस आके अपनी मौत खुद लिख दी एमिलिया। एमिलिया को अपना पुराना परफेक्ट पास्ट याद आता है। वो एल्फ्स किंगडम की क्राउन प्रिंसेस थी और अपने फियांसे लैम के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन क्लीसा का ख्याल रखती थी जो उसकी प्राइड और जॉय थी। लेकिन ये परफेक्ट जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि एक दिन लैम ने अचानक उससे कहा कि वो उनकी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। एमिलिया दुखी हो गई पर उसने कहा कि इस बारे में उसके डैड से बात करे क्योंकि शादी का डिसीजन उन्होंने ही लिया है। तभी वहाँ क्लीसा आती है और एमिलिया को बताती है कि लैम उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइट है। यही एमिलिया की बदकिस्मती की शुरुआत थी क्योंकि इसके बाद थोड़ी ही देर में क्लीसा ने सोल्जर्स को उसको हंट करने के लिए लीड किया। सब लोग एमिलिया को क्रिमिनल कहकर उसका शिकार करने लगे पर वो किसी तरह बची और अकीरा से मिली।
अब जब वो अपनी छोटी बहन के सामने खड़ी है तो काफी नर्वस फील करती है। वो क्लीसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर अटैक ना करे और प्रॉमिस करती है कि वो तुरंत देश छोड़ देगी, लेकिन क्लीसा को इस बार उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं। वो नर्वस एमिलिया को लगातार कर्ज करती रहती है। तभी अकीरा आगे बढ़कर उससे बोलता है कि अपना स्टूपिड मुंह बंद कर। क्लीसा पूछती है ये कौन है और एक क्रिमिनल की मदद क्यों कर रहा है, तो अकीरा कहता है कि वो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड एसेसिन है जो कुछ दिन पहले उसकी बहन से मिला था। अकीरा पूछता है कि एमिलिया ने ऐसा क्या किया कि उसे क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है। क्लीसा अपनी आर्म कवर हटाकर जहर से हुई नुकसान दिखाती है। अकीरा शॉक हो जाता है। क्लीसा कहती है एमिलिया ने उसे एक हीलिंग पोशन के नाम पर पॉइजन दिया और ये उसका क्राइम है। सब लोग एमिलिया को क्रूल बोलने लगते हैं, पर वो मटर करती है कि उसने सच में हीलिंग पोशन ही दिया था। क्लीसा पूछती है क्या वो कहना चाहती है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया सिर्फ उस पर ब्लेम डालने के लिए। एमिलिया चुप हो जाती है। क्लीसा फिर अकीरा के पास जाती है, उसको वांटेड क्रिमिनल को वापस लाने के लिए थैंक्स बोलती है और जैसे ही वो उसके पास आती है अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके उसको मेस्मराइज कर देती है। एमिलिया अकीरा को वार्न करने में देर कर देती है। स्पेल पूरा हो चुका होता है। क्लीसा को पूरा यकीन होता है कि अब अकीरा भी उस पर फिदा हो गया होगा और अब एमिलिया को बचाने वाला कोई नहीं। तब एमिलिया गुस्से में क्लीसा से कहती है कि अकीरा पर लगाई हुई स्किल अंडू करे और उससे माफी मांगे, क्योंकि अकीरा को अपनी मर्जी से डिसाइड करने का पूरा हक है। क्लीसा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी एमिलिया को इस तरह बोलते नहीं देखा। लेकिन तभी अकीरा दोनों लड़कियों को बोलता है कि चिल करो। वो कहता है कि मेस्मराइज स्किल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिससे एमिलिया खुश हो जाती है और क्लीसा शॉक। अकीरा एक्सप्लेन करता है कि माइंड कंट्रोल स्पेल्स उन लोगों पर काम नहीं करते जो कास्टर से काफी हाई लेवल पर हों, और ये बात अकीरा और क्लीसा के केस में सच है। एल्विन प्रिंसेस ये मानने से मना कर देती है कि कोई उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अकीरा कहता है कि वो मान लेगा कि वो क्लीसा से कमजोर है, बस अगर क्लीसा एडमिट करे कि उसने खुद को पॉइजन दिया था एमिलिया को फ्रेम करने के लिए। क्लीसा गुस्से में सोल्जर्स को कमांड करती है कि अकीरा को मार दो। अकीरा अपने शैडो मैजिक से सबको उड़ाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी किंग आ जाता है और सोल्जर्स को वेपन डाउन करने का ऑर्डर देता है। क्लीसा शॉक होती है क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। एल्फ किंग पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और एक सोल्जर बताता है कि एमिलिया ने क्लीसा को पॉइजन किया, लेकिन किंग उसे चुप करा देता है और कहता है कि आंसर क्लीसा दे। क्लीसा चुप हो जाती है और उसके कंट्रोल में सोल्जर्स बोलते रहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया। किंग तुरंत समझ जाता है कि क्लीसा ने उन्हें मेस्मराइज किया है और ऑर्डर देता है कि स्पेल अंडू करे। वो चुप रहती है तो किंग कहता है कि डैडी बाद में तुम्हें पनिश करेगा बैड गर्ल बनने के लिए। फिर वो अकीरा के पास जाकर क्लीसा के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन साथ ही अकीरा को बोलता है कि तुरंत किंगडम छोड़कर जाओ क्योंकि दूसरी रेसेस यहाँ अलाउड नहीं। एमिलिया किंग को बताती है कि अकीरा ने उसे बचाया और वापस लाया, पर किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। एमिलिया गुस्से में कहती है कि फिर वो भी अकीरा के साथ चली जाएगी क्योंकि उसे अपने डैड का ये नैरो माइंडेड कंट्री पसंद नहीं। किंग फ्यूरियस हो जाता है और कहता है एमिलिया को सोचना बंद करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि वो उनके किंगडम की फ्यूचर रूलर है और यहीं रहकर जिम्मेदारी निभाएगी। एमिलिया डरी हुई होती है, पर अकीरा उसके डैड से कहता है कि किसी को भी उसकी लाइफ चॉइस डिसाइड करने का हक नहीं है और वो उन सबसे लड़ने को तैयार है जो एमिलिया से ये राइट छीनने की कोशिश करेगा। तभी लाइम होश में आता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अकीरा ने उनका फाइनेस्ट वॉरियर नॉकआउट कर दिया, वो उसे एक चांस देने का फैसला करता है। वो अकीरा को एक डुएल चैलेंज देता है जिसमें एमिलिया के राइट्स दांव पर लगेंगे और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्लीसा को चूज करता है। अकीरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और किंग के साथ वर्ल्ड ट्री की तरफ जाता है जहां ड्यूल होगा। एमिलिया उससे सॉरी बोलती है कि उसे इस मैच में ले आई, पर अकीरा कहता है कि उसने खुद ये चूज किया है। फिर वो एमिलिया से पूछता है कि ये चाइल्ड ऑफ लाइट क्या सीन है। एमिलिया समझाती है कि जब ट्विंस में से एक चाइल्ड पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं लगता तो उसे चाइल्ड ऑफ लाइट कहते हैं, जो सपोजली देश के लिए बैड लक लाता है। अकीरा हैरान होता है कि एमिलिया और क्लीसा ट्विंस हैं, पर वो ज्यादा क्यूरियस इस मिथ के बारे में होता है जो सालों पहले गलत प्रूवन हो चुका था। एमिलिया कंफर्म करती है पर बोलती है कि लोग आज भी उसे इस नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पेरेंट जैसी नहीं दिखती। वर्ल्ड ट्री पहुंचकर अकीरा डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेजेंस कंसील नहीं करेगा क्योंकि वो फेयर विक्ट्री चाहता है। एमिलिया वार्न करती है कि क्लीसा सबसे स्किल्ड एल्वन स्वॉर्डमैन है। अकीरा कहता है कि एमिलिया फिर भी अपनी कनिंग सिस्टर को रेस्पेक्ट करने लगती है चाहे उसने उसके साथ जो भी किया हो। एमिलिया कहती है कि उसने उसकी मेहनत ट्रेनिंग में देखी है। डुअल स्टार्ट होता है पर अकीरा अपनी स्वॉर्ड को अनशीथ नहीं करता। क्लीसा बोलती है तलवार निकालें, तो अकीरा कहता है कि वो उसे गलती से मार नहीं देना चाहता। क्लीसा सोचती है कि इस बार वो इजीली जीत जाएगी और अपने फादर का ट्रस्ट वापस पा लेगी, पर अकीरा उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो एमिलिया को थैंक्स बोलता है कि उसके लिए गुस्सा हुई और एमिलिया ब्लश करने लगती है
किंग डुअल स्टार्ट का सिग्नल देता है और क्लिसा तुरंत अकीरा पर चार्ज करती है। वो बड़े प्रिसिशन के साथ शॉर्ट स्विंग करती है, पर अकीरा उससे भी ज्यादा फास्ट है और इजिली डॉज कर लेता है। उसे लगता है क्लिसा एक एल्फ के लिए काफी स्ट्रांग और फास्ट है, पर फिर भी वो उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। वो उसके पास से स्लिप होकर उसे पुश कर देता है, लेकिन क्लिसा के पास एक एस होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को विंड मैजिक से एन्चेंट करके एक पावरफुल गस्ट अकीरा की तरफ भेजती है, जिससे वो पीछे धकेल दिया जाता है। वो मुश्किल से डॉज करता है, पर क्लिसा उसे पीछे धकेलती रहती है। अकीरा जल्दी ही एक चांस पकड़ता है और क्लिसा को जोर से एक किक मारकर गिरा देता है, और जब तक वो उठती है अकीरा तब तक उसके पीछे आ चुका होता है। अकीरा उससे कहता है कि अब गिव अप कर दो और एमिलिया से पैचअप कर लो, क्योंकि वो आज भी उसकी परवाह करती है। लेकिन क्लिसा मना कर देती है, बोलती है कि वो अपनी बहन को कभी माफ नहीं करेगी। उसी बहन ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो तुरंत एक और पावरफुल अटैक लॉन्च करती है, जिससे अकीरा पीछे धकेल दिया जाता है, पर अकीरा विंड स्पेल को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है, जो सीधा एल्फ सोल्जर्स पर लगता है। अकीरा नाइट को ऑर्डर देता है कि एमिलिया को इन रेकलेस अटैक से प्रोटेक्ट करे, और नाइट अपने बड़े मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सारे विंड अटैक्स ब्लॉक करता है। उधर क्लिसा चीख कर कहती है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि एमिलिया ने सब कुछ उससे छीन लिया। उसे अपना बचपन याद आता है जब दोनों बहुत क्लोज थे, पर जब लोगों को पता चला कि एमिलिया एक स्पिरिट मीडियम है जो अपनी पावर अवेकन होने पर दुनिया को भी बेंड कर सकती है, तब सबने उसे अलग तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। सबका अटेंशन उससे हटकर एमिलिया पर चला गया, और इस बात ने क्लिसा को तोड़ दिया। अब वो सब कुछ वापस चाहती है, जबकि एमिलिया उसके लिए बहुत वरीड है। तभी लाइम एक रैप्ड आइटम लेकर आता है और एमिलिया से कहता है कि इससे क्लिसा को बचाओ। वो आइटम होली ट्री की ब्रांच होती है, और उसकी पावर से एमिलिया सबको क्लिसा के ब्रेन वॉशिंग से फ्री कर देती है। जैसे ही क्लिसा अपने कंट्रोल में कोई नहीं देख पाती, वो बिल्कुल टूट जाती है और अपनी फुल पावर से अकीरा पर अटैक करती है। अकीरा समझ जाता है कि अगर वो डॉज करेगा तो एमिलिया हिट हो जाएगी। वो शेडो मैजिक का यूज करके क्लिसा की विंड अटैक को काउंटर करता है, पर फिर रियलाइज करता है कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसका अटैक क्लिसा को पूरी तरह निगल लेगा। हीट ऑफ द मोमेंट में वो शेडो मैजिक को अपनी साइड खींच लेता है। शेडोज उसे घेर लेती हैं। अकीरा को लगता है अब वो डैमेज खाएगा, पर शॉकिंगली उसका बॉडी एक डार्क ऑरा से कवर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पर वो फिर भी चार्ज करता है, क्लिसा से टकराता है और उसे फाइट से नॉकआउट कर देता है। क्लिसा रोती है कि अब उसने सब कुछ खो दिया, पर अकीरा कहता है कि वो हमेशा रोती रहती है और उन लोगों को देख ही नहीं पाती जो सच में उसकी परवाह करते हैं। तब एमिलिया और लाइम वहां पहुंचते हैं, और क्लिसा कहती है कि लगता है उसने लाइम को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि सबसे पहले उसका मेस्मराइज स्पेल उस पर से ही हटा। कहती है कि जैसे वो फ्री हुआ सीधा एमिलिया के पास गया, पर एमिलिया समझाती है कि वो कभी स्पेल के अंदर था ही नहीं। क्लिसा इस बात पर यकीन नहीं करती और पूछती है कि अब उसके क्राइम्स की पनिशमेंट क्या मिलेगी, पर उसके फादर कहते हैं कि पनिशमेंट के लायक कोई है तो वो खुद है। क्लिसा कुछ समझ नहीं पाती। तब उसका डैड वो फॉरगेटिंग स्पेल तोड़ देता है जो उसने क्लिसा पर कास्ट किया था। क्लिसा के लॉस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आते हैं। बचपन में वो ट्रेनिंग करती थी ताकि स्ट्रांग बन सके और डंजन जाकर लेवल अप करना चाहती थी, पर उसके फादर ने उसे सिर्फ डंजन के 3rd फ्लोर तक जाने की परमिशन दी थी, और क्लिसा को लगता था कि शायद ये काफी नहीं होगा। एक दिन एक शेडी औरत उसके पास आई और उसे स्ट्रांग बनने का शॉर्टकट ऑफर किया। उसने क्लिसा को एक मैजिक आइटम दिया जिससे स्ट्रांग मॉन्स्टर समन हो सकते थे, और इनोसेंट क्लिसा ने बिना सोचे ले लिया। पर जैसे ही उसने आइटम यूज किया, पावरफुल ऑर्क स्पॉन हो गए। क्लिसा पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें हराने में फेल हुई। वो भागने लगी, पर जब ऑर्क डंजन से बाहर तक उसका पीछा करने लगे तो उसे अपनी लोगों की सेफ्टी की चिंता होने लगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी शक्ति से ऑर्क का सामना करेगी। जब वो हारने वाली थी तभी लाइम सोल्जर्स के साथ उसे बचाने आ गया, पर एक चालाक गॉब्लिन झाड़ियों से निकला और उसने लाइम के सीने को अपने हाथ से छेद दिया। शेडी वुमेन हंस रही थी और बोल रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्लिसा टूट गई और किंग ने अपना मैजिक यूज करके उससे सब कुछ भुला दिया। एमिलिया ने उस दिन सबको बचाया। उसने मैजिक से लाइम और सारे डेड सोल्जर्स को रिवाइव किया। उस दिन के बाद सब लोग क्लिसा से डिस्टेंस बनाकर रखने लगे ताकि गलती से भी वो सच न जान पाए। क्लिसा को लगा कि सब उससे इसलिए दूर है क्योंकि एमिलिया एक स्पिरिट मीडियम है, पर असली वजह कुछ और थी। किंग कहता है कि वो चाहता था क्लिसा डुएल जीतकर अकीरा के सामने अपनी वर्थ प्रूफ करे ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो लॉस्ट मेमोरीज का शौक हैंडल कर सके, पर वो फाइट नहीं जीत पाई, इसलिए किंग को उसकी मेमोरीज वापस देनी पड़ी, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड तरह से। लाइम अचानक क्लिसा के सामने झुककर कहता है कि वो नहीं चाहता था कि क्लिसा एमिलिया को हर्ट करे, इसलिए उसने प्रिटेंड किया था कि वो क्लिसा के मेस्मराइज स्पेल के अंडर है और उसने ही हेल्प की एमिलिया को एक्सिल करने में। क्लिसा को यकीन नहीं होता तो किंग रिवील करता है कि वर्ल्ड ट्री का एक पत्ता लाइम की बॉडी में घुस गया था जब उसे रिवाइव किया गया, इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट से लगभग इम्यून है।
लाइम माफी मांगता है कि वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल नहीं कर पाया कि किसी को चोट ना लगे। क्लिसा रियलाइज करती है कि वो हमेशा गलत थी। उसने सबको ब्लेम किया, खासकर एमिलिया को, जबकि पूरी मुसीबत की वजह वो खुद थी। वो रोती है और खुद को कर्ज करती है, पर एमिलिया उसे रोककर कहती है कि वो अमेजिंग है। दोनों बहनें इमोशनल रियूनियन करती हैं। सोल्जर्स भी आकर क्लिसा की वाउंड्स ट्रीट करते हैं। क्लिसा शॉक होती है देखकर कि सब उसकी परवाह करते हैं बिना किसी स्पेल के। रात को किंग अकीरा के लिए वेलकम पार्टी रखता है क्योंकि उसने डोल जीता और वो एमिलिया को अपना फ्यूचर डिसाइड करने देता है। एमिलिया डिसाइड करती है कि जहां अकीरा जाएगा वो वहीं जाएगी। अकीरा रिवील करता है कि वो बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जाएगा क्योंकि नाइट ने बताया कि उसकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए वो बेस्ट जगह है। पार्टी के बाद एमिलिया अकीरा को एक क्वाइट जगह बुलाकर उसे अपना नाम बोलने को कहती है। अकीरा उसे बुलाता है और एमिलिया खुशी से बाहर जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी उससे दूर नहीं होगी और नाइट दोनों को बच्चों की तरह बिहेव करते देखकर क्रिंज कर लेता है। उधर अकीरा के क्लासमेट शिप पर होते हैं। साकी असाई से माफी मांगती है कि वो अकीरा का वेट नहीं कर सके, पर असाई समझाता है कि अगर वो रुकते तो स्ट्रांग नहीं बन पाते, इसलिए वो लोग बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जा रहे हैं ताकि स्किल्स ऑन कर सकें और बेटर वेपन्स पा सकें। इसके थोड़ी ही देर बाद अकीरा और एमिलिया को एल्फ किंगडम से निकालने का टाइम आ जाता है और सब लोगों ने सी ऑफ करने के लिए जमा हो जाते हैं। एमिलिया और क्लिसा अपने बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं और लाइम और अकीरा भी एक दूसरे को कहते हैं कि अपनी लड़कियों का ध्यान रखना। किंग अकीरा को बोलता है कि कुछ सोल्जर्स उनके बॉर्डर तक साथ जाएंगे क्योंकि उस एरिया में लेटली बहुत सारी किडनैपिंग्स हो रही हैं। एमिलिया अकीरा से चिपक कर कहती है कि वो काफी स्ट्रांग है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन किंग पूरी तरह कन्विंस नहीं होता क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए काफी वरीड है। क्लिसा कहती है कि वो किंग की जगह एमिलिया को प्रोटेक्ट करेगी और लाइम भी उसके साथ जाना चाहता है। बाकी सोल्जर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अकीरा किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता, इसलिए सबको मना कर देता है। थोड़ी देर बाद अकीरा और एमिलिया कैरेज में बैठकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि सोल्जर आसपास नजर रखते हैं। अकीरा नाइट से पूछता है कि वो एल्फ किंग के सामने इतना चुप क्यों था, तो नाइट कहता है कि ज्यादा लोग मॉन्स्टर को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अकीरा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। अकीरा पूछता है कि इतना डोकाइल रहना उसके लिए डीमन किंग के सामने मुश्किल तो नहीं करेगा। नाइट कंफर्म करता है कि उसकी सेंसेस डीमन किंग से अभी भी लिंक्ड हैं और वो देख सुन सकता है सब कुछ, लेकिन डीमन किंग नाइट की बिहेवियर और लॉयल्टी को कंट्रोल नहीं करता और नाइट डिक्लेयर करता है कि वो अकीरा को बिट्रे नहीं करेगा। अकीरा पूछता है कि अगर कभी डीमन लॉर्ड से लड़ना पड़ गया तो क्या करेगा। नाइट कहता है कि वो अभी उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। एमिलिया सजेस्ट करती है कि डीमन लॉर्ड शायद अकीरा को सिर्फ मिलना चाहता है और नाइट भी इस बात को सपोर्ट करता है। बोलता है कि अकीरा कल बहुत कूल लगा होगा, इसलिए डीमन लॉर्ड उसमें इंटरेस्टेड हो गया। नाइट कहता है कि कोई भी शैडो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर अकीरा ने अपने आप को उसमें कोड कर दिया। अकीरा बोलता है कि ये उतना इम्प्रेसिव नहीं जितना वो लोग सोच रहे हैं। तभी उसकी डेंजर डिटेक्शन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो सोल्जर्स को कैरेज रोकने को बोलता है और बाहर निकलकर देखता है कि किडनैपर्स एक हॉस्टेज के साथ खड़े हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने कोई मूव किया तो गर्ल को मार देंगे और एक रोप देते हैं कि सब एक दूसरे को बांध लें। उनमें से एक बैंडेड एमिलिया को पहचान लेता है और सोचता है कि उनका बॉस कितना खुश होगा जब वो एल्फ प्रिंसेस को उसके पास ले जाएगा। जिस वक्त बैंडेड डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अकीरा अपनी प्रेजेंस कंसील करके उन्हें एक झटके में बेहोश कर देता है। जब वो नॉर्मल मोड में वापस आता है, बैंडेड जमीन पर पड़े होते हैं और अकीरा सोल्जर्स को बोलता है कि उन्हें बांध दो। तब तक एमिलिया हॉस्टेज को फ्री कर देती है और अकीरा बैंडेड से उनके बॉस के बारे में पूछता है जिसे उन्होंने पहले ग्राहम बोला था। एक सोल्जर बताता है कि ग्राम मोरक्को एक रॉयल है जो 20 वॉल का सबसे बड़ा नेशन है। अकीरा सोल्जर्स को बोलता है कि बैंडेड्स को कैपिटल वापस ले जाओ क्योंकि आगे का सफर वो अकेला कंटिन्यू कर लेगा। सोल्जर्स कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं अकीरा को पोर्ट तक एस्कॉर्ट करने का, लेकिन अकीरा उन्हें कन्विंस कर देता है कि वापस चले जाओ। कुछ ही देर में वो पोर्ट पहुंचकर शिप में बोर्ड कर लेते हैं। अकीरा अपने दोस्तों से कहता है कि 20 वॉक कॉन्टिनेंट पहुंचते ही वो अच्छे वेपन्स लेगा और भी लेवल अप करेगा। एमिलिया हैरान होती है कि वो अभी भी और स्ट्रांग होना चाहता है। अकीरा कहता है कि वो कमांडर सरीन का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नाइट बताता है कि 20 वॉक कॉन्टिनेंट के पोर्ट टाउन में एक डंजन है जहां वो लेवल अप कर सकता है, लेकिन वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक वो लोग आराम से ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। जब शिप चल पड़ता है, एमिलिया टाइटैनिक के सीन रिक्रिएट करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि वो अकीरा के साथ टाइटैनिक पोस्ट करना चाहती है, लेकिन अकीरा एक सिग्मा मेल जैसे बिहेव करता हुआ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो किंग की गिफ्ट का एक बुक पढ़ने लगता है। एमिलिया अपने फादर को कर्ज करती है कि उन्होंने अकीरा को ये किताब दी
क्योंकि वो उसे उससे दूर कर रही है। अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी जर्नी बुक ही पढ़ता रहता है और कुछ ही दिन में वो बीस फॉक कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। उनका पहला स्टॉप पोर्ट टाउन होता है और अकीरा नोटिस करता है कि यहाँ सिर्फ ह्यूमंस ही लेबर का काम कर रहे हैं। वो ज्यादा सोचता नहीं और आगे बढ़ जाता है। तभी तीन छोटे मोटे ठग्स उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि एल्फ गर्ल को छोड़ दो और भाग जाओ। उनका एटीट्यूड देखकर अकीरा को समझ आ जाता है कि बीस्टमैन ह्यूमंस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बीस्टमैन उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन अकीरा शैडो मैजिक से उनकी आंखों पर डार्कनेस के ब्लॉक्स फेंक कर उनकी विजन चुरा लेता है। अकीरा और एमिलिया सिटी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ सब लोग नाइट को देखकर डर रहे होते हैं। एमिलिया नाइट से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। नाइट कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोगों के पास ब्लैक कैट से डरने का बहुत स्ट्रांग रीजन है। थोड़ी देर बाद अकीरा और एमिलिया एक होटल रूम बुक करके अच्छा खाना खा लेते हैं। अकीरा सोने जा रहा होता है, तब एमिलिया कहती है कि उनके बेड्स थोड़े ज्यादा बड़े लग रहे हैं, एक ही बेड दोनों के लिए काफी होगा। अकीरा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इतनी डायरेक्ट बात एक्सपेक्ट नहीं थी। नाइट विंगमैन बनने का डिसाइड करता है और अकीरा को बोलता है कि वो मिडनाइट स्ट्रोल के लिए जा रहा है, तो तुम दोनों जो करना चाहो करो। अकीरा कंफ्यूज रह जाता है और एमिलिया खुशी खुशी शावर लेने चली जाती है, लेकिन जब वो शावर से निकलती है अकीरा सोया हुआ होता है। वो उसे जगाना नहीं चाहती, तो क्वाइटली उसके गले पर एक किस करके उसके पास सो जाती है। पर असली में अकीरा सिर्फ प्रिटेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह की डिस्पो में पढ़ना नहीं चाहता। सुबह नाइट वापस आ जाता है। जब अकीरा उठ रहा होता है, एमिलिया भी कुछ ही सेकंड में जग जाती है। नाइट उन्हें बोलता है कि तैयार हो जाओ, एक गेस्ट आने वाला है। गेस्ट एक बीस्ट फॉक ब्लैक स्मिथ होता है, क्रो, जिसे नाइट ने अकीरा की हेल्प के लिए बुलाया था। क्रो साफ टोन में कहता है कि वो नाइटमेयर ऑफ एल्डेरिया का समन रिफ्यूज नहीं कर सकता। एमिलिया क्यूरियस हो जाती है कि इसका मतलब क्या है। अकीरा ऑलरेडी समझ चुका होता है, इसलिए वो डिटेल्स में नहीं जाता। अकीरा अपना इंट्रोडक्शन देता है और ब्लैक स्मिथ सीधा उसका वेपन देखने को बोलता है। अकीरा अपनी चिप्ड स्वॉर्ड निकालता है और क्रो उसके डैमेज पैटर्न देखकर तुरंत बता देता है कि ये किस डंजन में यूज हुई होगी। अकीरा इम्प्रेस होकर पूछता है कि क्या क्रो उसे रिपेयर कर सकता है, और वो गॉड बीस्टमैन बोलता है कि हाँ, पर सही पैसे और रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। अकीरा उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बीस्ट थ्रोइंग वेपन्स बनाने को भी बोलता है। क्रो को समझ आ जाता है कि अकीरा एक असैसिन है, लेकिन वो फील करता है कि मेंटली अभी वो इतना रेडी नहीं है कि उसके वेपन्स को बिना डैमेज किए हैंडल कर सके। एमिलिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, पर अकीरा उसे चिल करने को बोलता है क्योंकि क्रो सही कह रहा है। नाइट भी एग्री करता है, बोलता है कि क्रो अब ब्लैक स्मिथ है, लेकिन कभी वो हीरोज पार्टी का मेंबर हुआ करता था। अकीरा और एमिलिया ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्रो अपने पास के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो अकीरा को रॉ मटेरियल्स की लिस्ट और रिपेयर का टोटल कॉस्ट दे देता है। क्रो के जाने के बाद नाइट अकीरा को बताता है कि चाहे क्रो का एटीट्यूड एरोगेंट लगता हो, पर पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्किल्ड ब्लैक स्मिथ वो ही है। अकीरा उसकी बात मान लेता है, लेकिन सोचता है कि इतने पैसे जल्दी कैसे अरेंज करे। नाइट बोलता है कि डंजन जाकर कुछ मॉन्स्टर हंट करो, पैसा भी आ जाएगा और साथ ही रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। तब तक एमिलिया बहुत इम्पेशेंट होती जा रही होती है और सडनली बोलती है कि वो क्रो से बात करने जा रही है। अकीरा नाइट को बोलता है कि एमिलिया के साथ चले, जबकि वो खुद इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। एमिलिया क्रो के पीछे वर्कशॉप तक पहुंच जाती है और क्रो ठंडे टोन में पूछता है कि वो क्या चाहती है। एमिलिया कहती है कि प्रीवियस हीरोज पार्टी डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाई और सिर्फ हीरो और बीस्ट फॉक वापस आए। क्रो सोचता है कि एमिलिया अपनी पार्टी के एल्फ मेंबर के बारे में पूछने आई है, लेकिन एमिलिया को उससे कोई मतलब नहीं। वो क्रो से फाइट सीखना चाहती है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग था कि डीमन लॉर्ड के कासल से बचकर आ गया। क्रो तुरंत उसकी रिक्वेस्ट मना कर देता है, कहता है कि वो अब कोई डिसिपल नहीं लेता। एमिलिया हैरान होती है और पूछती है कि क्या कभी उसके डिसिपल्स थे। क्रो कहता है हाँ, बहुत थे, लेकिन कोई भी उसका ट्रेनिंग झेल नहीं पाया, या तो टूट गए या भाग गए। एमिलिया प्रॉमिस करती है कि वो ना टूटेगी ना भागेगी। वो अकीरा के साथ रहना चाहती है, लेकिन अकीरा काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो खुद को ट्रेन करना चाहती है। क्रो फिर भी उसे मना कर देता है और नाइट से बोलता है कि वो सिर्फ उसके मास्टर के वेपन रिपेयर करने के लिए आया है और कुछ नहीं। नाइट भी एग्री करता है, बोलता है कि एमिलिया उसके मास्टर नहीं है, तो क्रो को उसकी बात मानने की जरूरत नहीं। लेकिन नाइट को इरिटेट करता है कि क्रो हमेशा उसे नाइटमेयर ऑफ एडोरा बुलाता है। क्रो कहता है कि उसने वो नाम अर्न किया है। एमिलिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ये सब क्या है, और नाइट बताना शुरू करता है कि 100 साल पहले एडोरा बीस्ट फॉक कॉन्टिनेंट का सबसे प्रॉस्पिरस सिटी थी। डीमन लॉर्ड ने नाइट को कमांड किया था कि वो उनके टेरिटरी पे इन्वेजन के बदला ले। ओरिजिनली नाइट का गोल सिर्फ थोड़ा डैमेज करना और उन्हें डराना था, लेकिन उसका मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट ओवर पावर हो गया और वो बर्तरक होकर पूरी सिटी तबाह कर बैठा। इस इंसिडेंट के बाद नाइट नाइटमेयर ऑफ एडोरा के नाम से जाना जाने लगा
और ब्लैक कैट्स पूरे कॉन्टिनेंट में फेयर का सिंबल बन गए। अकीरा अपनी टेलीपैथिक लिंक के थ्रू पूरी स्टोरी सुन लेता है और नाइट के लिए बुरा फील करता है। नाइट एमिलिया को बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद वो मेंटली इतना टूट गया कि उसे लगने लगा कि जीना बेकार है, लेकिन अकीरा से मिलकर वो अपने शेमफुल पास्ट से निकल पाया और अब वो अपने नए मास्टर के लिए जीना चाहता है। क्रो इस बात पर स्कॉफ करता है, लेकिन बोलता है कि उसे नाइट से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। वो स्टोरी आगे बढ़ाता है और एमिलिया को बताता है कि इंसिडेंट के बाद वो विक्टिम्स के मेमोरियल पर गया था रेस्पेक्ट देने। सरप्राइजिंगली वहाँ नाइट भी था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। नाइट ने उस वक्त क्रो को बोला कि अगर रिवेंज चाहिए तो उसे ही मार दे, लेकिन क्रो को नाइट से रिवेंज नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसे सिर्फ डीमन लॉर्ड का टूल समझता था। पर क्रो को डीमन लॉर्ड से भी रिवेंज नहीं चाहिए था क्योंकि उसका असली एनिमी कोई और था। क्रो कहता है कि उसकी सिस्टर सिटी में थी और वो नाइट के अटैक से नहीं मरी। वो सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने में हेल्प कर रही थी जब एक रॉयल ग्राहम वहां आ गया। वो सिटी से भागना चाहता था और रास्ते में गिरी हुई बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करके क्लियर करने रेडी था, बिना फंसे हुए लोगों की परवाह किए। क्रो की सिस्टर ने उससे रोकने की कोशिश की पर ग्राम ने उसे दूर किक करके फेंक दिया और फिर सब कुछ उड़ा दिया, जिससे एरिया के सब लोग मर गए। क्रो गुस्से से बाहर गया था और ग्राम से बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी काइंड सिस्टर ऐसा नहीं चाहेगी। एमिलिया उसे ये सब सुनकर कवर्ड बोल देती है क्योंकि उसके हिसाब से वो अपनी सिस्टर का नाम एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट से भागने के लिए। क्रो गुस्सा होता है, लेकिन एमिलिया अपनी बात एक्सप्लेन करती है कि वो खुद भी ऐसी ही थी, पर अकीरा ने उसे अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना सिखाया। क्रो उसकी वर्चुअल लेक्चर से इरिटेट हो जाता है और उसे निकल जाने को बोल देता है। दूसरी तरफ अकीरा डंजन जाता है और देखता है कि एंट्री एडवेंचर रैंक के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है। जब वो सोच रहा होता है कि अपनी प्रेजेंस कंसील करके अंदर चला जाए, तभी मॉन्स्टर आउटब्रेक हो जाता है। डंजन बिल्डिंग से ब्लू एनर्जी की ह्यूज टेंड्रिल्स फटकर बाहर आ जाती है और पावरफुल मॉन्स्टर होल से निकलने लगते हैं। एनर्जी टेंड्रिल्स सबको जला रही होती हैं। एमिलिया वापस आते वक्त ये देख लेती है और ग्रेविटी मैजिक से टेंड्रिल्स को सप्रेस करने लगती है। वो नाइट को लोगों की मदद करने को बोलती है और नाइट जाकर जितने लोग बचा सकता है बचाता है। एमिलिया एनर्जी को कंट्रोल कर रही होती है जब एक हुडेड लड़का मॉन्स्टर पर राइड करते हुए आता है और कहता है कि उसकी मैजिक उसे अच्छी यादें दिलाती है। एमिलिया उसे पहचान लेती है। ये वही लड़का था जिसने क्लिसा को ट्रिक करके ऑक्स रिलीज करवाए थे। लड़का अपना नाम ओरम बताता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि वो एमिलिया को ना मारे क्योंकि उसके पास यूनिक मैजिक है, पर वो इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि वो जिंदा रहे। वो एक अजीब फ्लूट बजाता है और टेंड्रिल्स एमिलिया के आसपास बन जाती है। एमिलिया देख लेती है कि उन टेंड्रिल्स के अंदर मॉन्स्टर्स भी हैं। वो पूरी तरह ट्रैप हो जाती है और समझ जाती है कि ओरोम का अटैक डॉज करना इम्पॉसिबल है। अकीरा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी नाइट टेलीपैथिकली कांटेक्ट करता है और बताता है कि एमिलिया को एक डीमन डंजन के अंदर ले गया है। अकीरा तुरंत डंजन की तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर और ब्लू एनर्जी उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। वो एक डेड एडवेंचर की स्वॉर्ड उठाता है और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है, पर ये मेथड बहुत स्लो होता है। तभी नाइट वहां आ जाता है और सॉरी बोलता है कि वो एमिलिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अकीरा बोलता है कि अब सॉरी की कोई वैल्यू नहीं, अब वो खुद सब हैंडल करेगा। नाइट को साइड में होने को बोलता है। नाइट तुरंत दूर उड़ जाता है। अकीरा अपनी शैडो मैजिक अनलीश करता है और एक ही बार में सब मॉन्स्टर और ब्लू एनर्जी को डिवोर कर लेता है। वो रेज से ओवरटेक हो चुका होता है, सोचता है कि एमिलिया उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि वो इतनी पावरफुल इमोशंस फील कर रहा है। वो कसम खाता है कि वो उसे हर हाल में बचाएगा, लेकिन सब कुछ डिवोर करने के बाद अकीरा एनर्जी ओवर यूज की वजह से बेहोश हो जाता है। नाइट आसमान से ये सब देख रहा होता है और जैसे ही अकीरा गिर पड़ता है वो तुरंत उसके पास भागता है। वो सोचता है कि उसकी मदद कैसे करे, तभी अचानक उसे अकीरा को सर्व करने वाले सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है कि अकीरा ने अपने शरीर की लिमिट से ज्यादा मैना यूज कर लिया है, लेकिन हीलिंग शैडो मैजिक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी उसे ठीक करने के लिए। शैडो जल्दी से अकीरा को ढक लेते हैं और फिर उसका शरीर चमकने लगता है जब शैडो मैजिक स्टोर मैना का यूज करके उसके बॉडी को रिपेयर करती है। नाइट बस हैरानी और शौक के साथ ये सब देखता रहता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। एक दिन बीत जाने के बाद अकीरा झटके से उठता है और नाइट से पूछता है कि वो अभी कहाँ है। नाइट बताता है कि जब अकीरा बेहोश हो गया था तब वो उसे क्रो के घर ले आया था और डूबते हुए सूरज को देखकर अकीरा पूछता है क्या वो 5 घंटे के लिए बेहोश था। नाइट उसे बताता है कि वो पूरे 1 दिन और 5 घंटे तक बेहोश था, जो समझने लायक है क्योंकि उसने एक साथ बहुत ज्यादा मैना यूज कर लिया था। वो अकीरा को बताता है कि लकीली उसकी शैडो मैजिक अपने आप एक्टिवेट हो गई और उसे हील कर दिया, वरना वो तो मर भी सकता था। वो पूछता है कि शैडो मैजिक असल में क्या है और अकीरा जवाब देता है कि उसे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। वो कहता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके पास चिंता करने के लिए और भी बड़ी चीज है। वो तुरंत नीचे जाता है जहाँ क्रो उसका इंतजार कर रहा होता है। अकीरा उसे बेड के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि इसका खर्चा भी बिल में जोड़ दे। क्रो पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है
है और अकीरा जवाब देता है कि एमिलिया को जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करना है। गॉड ब्लैक स्मिथ उसे बताता है कि एक दिन से ज्यादा हो चुका है और शायद एमिलिया को पहले ही डीमन कॉन्टिनेंट ले जाया गया होगा। अकीरा डिक्लेयर करता है कि वो सीधा डीमन लॉर्ड के कासल में घुस जाएगा। तब क्रो उसे शांत होने को कहता है। अकीरा चिल्लाता है कि वो शांत है, बस जल्दी में है। तब क्रो पूछता है कि अगर वो अपने वेपन्स पीछे छोड़ रहा है तो शांत होने का क्लेम कैसे कर रहा है। अकीरा गुस्से में कहता है कि उसके पास अभी कोई वेपन नहीं है क्योंकि वो रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन क्रो उसे टेबल की तरफ देखने को कहता है। उसने अकीरा की तलवार को तोड़कर 2 छोटे डैगर्स बना दिए हैं क्योंकि वो एसेसिन के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। उसने रॉ मटेरियल और रिपेयर का खर्चा भी खुद कवर किया होता है क्योंकि ये इमरजेंसी है, लेकिन अकीरा से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे पैसे वापस कर दे। अकीरा डैगर्स को चेक करता है और क्रो को थैंक यू बोलता है, जिसके पास उसके लिए एक और गिफ्ट होता है। वो उसकी तरफ एक रिंग उछालता है और कहता है कि ये या तो सेकंड हीरो या फिर थर्ड हीरो ने बनाई थी। रिंग पर कुछ शब्द लिखे होते हैं जो कहते हैं आई विल लीड यू एवरीवेयर। क्रो हैरान होता है कि अकीरा इसे पढ़ सकता है और अकीरा जवाब देता है कि ये उसकी दुनिया की लैंग्वेज है। वो पूछता है कि ये रिंग क्या करती है और क्रो बताता है कि ये अपने पहनने वाले को वही ढूंढने में मदद करती है जो वो ढूंढ रहा होता है। जैसे ही अकीरा ये सुनता है वो रिंग पहन लेता है और उसकी पावर एक्टिवेट करता है। रिंग में एक लेजर पॉइंटर निकालती है जो डंजन की तरफ पॉइंट करती है और क्रो अकीरा को बताता है कि वो लकी है कि डीमंस ने एमिलिया को अभी तक डीमन रेल में नहीं भेजा। अकीरा तुरंत अपना गियर पहनता है और नाइट की पीठ पर सवार होकर डंजन की तरफ भागता है और नाइट उसे कहता है कि पिछले दिन की तरह फिर से रेकलेस मत बनना। अकीरा मान जाता है और कहता है कि उसे इतनी इम्पेशंस में अपनी जान रिस्क नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसका मतलब नाइट भी उसके साथ मर सकता था। नाइट उसे बताता है उसे अपनी चिंता नहीं है, बस वो नहीं चाहता कि अकीरा को कुछ हो। इसी बीच एमिलिया डंजन में होती है, थकी हुई और इंजर्ड। ओरम नाम का डीमन उससे खुशी खुशी बात करता है, कहता है कि अभी सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। वो बताता है कि डीमंस के पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का स्पेल होता है, लेकिन उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि वो ह्यूमंस और दूसरी स्पीशीज पर काम कैसे करता है। वो एक उड़ता हुआ सेंटीपीड एमिलिया की तरफ भेजता है और कहता है कि उसकी वजह से उसे पता चला कि उसका स्पेशल स्पेल एल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें इमोबाइल बना सकता है। एमिलिया अपनी सारी ताकत जोड़कर उससे पूछती है कि वो उसे डंजन में क्यों रख रहा है और वो जवाब देता है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड डीमंस या उससे ऊपर वाले टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ एक थर्ड ग्रेड डीमन है जो ये नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने बॉस का इंतजार कर रहा है ताकि वो यहाँ आए और अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल से उन्हें डीमन कॉन्टिनेंट ले जा सके। उसे नहीं पता कि उसका बॉस कब आएगा, लेकिन उसे कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि उसे एमिलिया से बात करना अच्छा लग रहा है। वो उससे कहता है जो भी वो जानना चाहती है पूछ सकती है और वो ईमानदारी से जवाब देगा। उसे पूरा भरोसा है कि अगर अकीरा उसके बॉस से पहले भी आ जाए और एमिलिया उसे सब कुछ बता दे तब भी अकीरा उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन वो उसे एश्योर करता है कि इस प्रोसेस में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे डीमन लॉर्ड के पास बेस्ट कंडीशन में ले जाना है। इसी वक्त अकीरा एमिलिया को ढूंढ रहा होता है और रिंग बार बार डंजन की तरफ पॉइंट करती रहती है। वो जल्दी करने का फैसला करता है कि तभी वहाँ एक हुडेड विजार्ड आती है और उसे अपनी रिक्वेस्ट पूरी करने को कहती है। अकीरा उसे एक स्टॉकर के रूप में याद करता है जो उनका पीछा कर रही थी और जैसे ही फरी विजार्ड उसे एमिलिया को रेस्क्यू करने के लिए साथ ले जाने को कहती है वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है। वो लड़की से कहता है कि बताओ तुम एमिलिया के बारे में कैसे जानती हो और अगर उसे वो डेंजरस लगी तो वो उसे वहीं मार देगा। लड़की उसे अपनी स्किल सेंड ट्रैकर के बारे में बताती है और कैसे उसने उसका यूज करके एमिलिया को फॉलो किया जब तक वो डंजन में गायब नहीं हो गई। उसने इसी स्किल का यूज करके ये भी पता लगाया कि अकीरा डंजन की तरफ जा रहा है और अब वो उसकी मदद करना चाहती है। नाइट कंफर्म करता है कि लड़की झूठ नहीं बोल रही, इसलिए अकीरा उसे छोड़ देता है और फिर पूछता है कि वो उसके साथ क्यों आना चाहती है। लड़की सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम लिया है और वो बीस्ट फॉक नेशन उरक की फर्स्ट प्रिंसेस है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीमन लॉर्ड एमिलिया को टारगेट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ आई ताकि एमिलिया और अकीरा को इस बारे में बता सके, लेकिन उसे लगा कि अकीरा बिना किसी प्रूफ के किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने कल डीमंस के अटैक तक बस उसका पीछा करना डिसाइड किया। अकीरा अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अपनी वर्ल्ड आई स्किल उस पर यूज करता है और पता लगता है कि वो सच बोल रही है। फिर वो उससे पूछता है कि उसकी स्पिरिट बैरियर स्किल क्या करती है और लिया घबरा जाती है। वो पूछती है कि उसे उसकी स्किल के बारे में कैसे पता, लेकिन अकीरा उसे सिर्फ सवाल का जवाब देने को कहता है। वो उसे बताती है कि नॉर्मल बैरियर सिर्फ फिक्स स्पेस पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिट बैरियर मूवमेंट टारगेट पर भी अप्लाई हो सकती है। अकीरा पूछता है कि क्या वो इसे लोगों पर भी लगा सकती है और लिया हाँ में जवाब देती है। वो अकीरा को बताती है कि उसकी एबिलिटी उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। फिर वो रिवील करती है कि डीमन लॉर्ड एमिलिया की रिजरेक्शन मैजिक के पीछे है और वो उसे ये हासिल करने नहीं दे सकते। ये सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है और तुरंत नाइट की पीठ पर चढ़ जाता है और लिया को भी बैठने को कहता है।
नाइट पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो लड़की पर भरोसा कर सकते हैं, और अकीरा जवाब देता है कि एमिलिया को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें उसकी पावर चाहिए और अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ एमिलिया को भी डीमन लॉर्ड के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो काफी सरप्राइज हो जाती है। वो ओरम से पूछती है कि डीमन लॉर्ड उसकी रिजरेक्शन मैजिक क्यों चाहेगा, जब डीमंस प्रैक्टिकली हमेशा जिंदा रहते हैं और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। ओरम उसकी बात से एग्री करता है क्योंकि उसे भी रिजरेक्शन मैजिक में ज्यादा पॉइंट नजर नहीं आता। वो कहता है कि अगर टारगेट काफी लंबे टाइम से मरा हुआ हो तो ये यूज नहीं की जा सकती, और ऊपर से इसका कूल डाउन भी काफी लंबा होता है। एमिलिया पूछती है कि उसे इसके बारे में इतना सब कैसे पता है, और ओरम कहता है कि उसे बस पता है। वो उससे कहता है कि जब अकीरा जल्दी उसके हाथों मरेगा तो वो उसे अपनी रिजरेक्शन मैजिक स्पेल से बचा नहीं पाएगी क्योंकि उसने अभी अभी इसे खुद पर यूज किया है। वो एक्साइटमेंट में बात करता है कि जब एमिलिया अकीरा को मरते हुए देखेगी तो वो कितना रोएगी, और उम्मीद करता है कि वो क्लीसा के आंसुओं से भी ज्यादा हो जब लाइम उसकी वजह से मरा था। दूसरी तरफ अकीरा अभी भी डंजन की तरफ जा रहा होता है। उसे लगता है कि जब उसे नया नया समन किया गया था तब उसने लिया को पहले देखा था, और वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। लिया अपनी बैक स्टोरी शुरू से बताना शुरू करती है और कहती है कि वो पहले एक ऑर्डिनरी विलेज गर्ल थी, लेकिन एक दिन वहाँ एक ब्लैक स्लाइम आया और उसने उसके परिवार और उसके गांव को निगल लिया। वो श्योर है कि किसी ने उस स्लाइम को फॉरबिडन मैजिक से मॉडिफाई किया था और उसे उसके गांव में छोड़ दिया था, और अब वो उन लोगों को ढूंढने की मिशन पर है। अकीरा रियलाइज करता है कि जिस स्लाइम ने एमिलिया को निगला था वो भी शायद वही था। जब लिया बताती है कि वो अपने गांव की अकेली सर्वाइवर थी तो रॉयल फैमिली ने उसकी रेयर स्किल की वजह से उसे अडॉप्ट कर लिया और वो प्रिंसेस बन गई। उसने अपनी ऑथोरिटी का यूज करके उस इंसिडेंट के बारे में स्टडी की और पता लगाया कि उसका कनेक्शन उस कंट्री से था जिसने अकीरा और बाकी लोगों को समन किया था। वो कहती है कि रिसेंट ईयर में काफी ह्यूमंस और बीस्टमैन गायब हो गए थे और उन्हें समनिंग रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर यूज किया गया था। लिया श्योर है कि उसका मिसिंग फैमिली भी उन सैक्रिफाइस में शामिल था और इसीलिए वो उस हीरो को पास से देखना चाहती थी जिसे उनकी जिंदगी देकर समन किया गया था। अकीरा उसे बताता है कि वो भी उन लोगों में से एक है जो दूसरी दुनिया से समन किए गए थे, लेकिन लिया को उससे कोई ग्रज नहीं है। वो सिर्फ उस किंग और प्रिंसेस से नफरत करती है जो इस सब के पीछे थे, और अकीरा बताता है कि उसके भी उनके खिलाफ गहरी ग्रजेस हैं। वो मानने से इनकार करता है कि किंग ने उन्हें डीमन लॉर्ड के इन्वेजन के खिलाफ लड़ने के लिए समन किया था, और नाइट उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही है। वो कहता है कि पिछली एक सदी में डीमंस ने किसी और कंट्री पर इन्वेड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी सब लोग उन्हें एक इविल रेस समझते हैं जो सिर्फ वायलेंस चाहती है। तभी वो डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही नाइट अकीरा को बताता है कि हर फ्लोर क्लियर करने के लिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के मॉन्स्टर को हराना होगा। ये रूल पहले डीमन लॉर्ड ने बनाया था जिसने सारे डंजन्स क्रिएट किए थे और इससे बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। अकीरा कहता है कि नॉर्मली ऐसा करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए वो शैडो मैजिक का यूज करके इसे जल्दी खत्म करेगा। नाइट उससे कहता है कि इस रेट पर वो डीमन तक पहुंचने से पहले ही थक जाएगा, लेकिन अकीरा जवाब देता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नाइट कहता है कि उसके पास इस सिचुएशन से डील करने का एक और तरीका है। वो प्लान करता है कि छोटे मॉन्स्टर को वो खुद संभालेगा, जबकि अकीरा अपनी एनर्जी बड़ी फाइट के लिए बचा कर रखेगा, लेकिन उसे श्योर नहीं है कि कॉम्बैट में घुसने के बाद वो खुद पर कंट्रोल रख पाएगा या नहीं। उसे डर है कि अगर वो बर्दर खो गया तो शायद अपने मास्टर को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन अकीरा उसे एश्योर करता है कि वो ये इंश्योर करेगा कि ऐसा नहीं होगा। वो नाइट से मदद मांगता है और नाइट तुरंत अपने 3 एडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डंजन के कॉरिडोर में दौड़ते हुए अपनी फायर ब्रीज से मॉन्स्टर के झुंड को मिटा देता है। वो धीरे धीरे कंट्रोल खोना शुरू कर देता है और दीवारों से टकराने लगता है। अकीरा उसे खुद पर कंट्रोल रखने को कहता है और उसकी आवाज नाइट तक पहुंचती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो एक बड़े समुद्र में तैर रहा हो। अकीरा की आवाज सुनने के बाद उसे अच्छा महसूस होता है और उसे अपना नाम बुलाते रहने को कहता है क्योंकि इससे उसे कंट्रोल में रहने में मदद मिलेगी। अकीरा सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और नाइट से बात करता रहता है ताकि वो खुद पर कंट्रोल रख सके। डंजन में आगे बढ़ते हुए अकीरा नाइट से पूछता है कि बाकी स्पीशीज डीमन से इतनी नफरत क्यों करती हैं। नाइट बताता है कि ये सब पहले डीमन लॉर्ड की वजह से है। वो थोड़ा सॉल्टी हो गया था क्योंकि दूसरी रेसेस ने उसे बैरन कॉन्टिनेंट में धकेल दिया था और उनके देशों पर अटैक किया था। इसी वजह से वो अल्टीमेट ईविल का सिंबल बन गया और लोग मानने लगे कि सिर्फ हीरो ही उस जैसे डेंजरस इंसान को रोक सकता है। नाइट अपने सामने आते मॉन्स्टर के झुंड को मिटाता रहता है और अकीरा को बताता है कि ज्यादातर डीमन लॉर्ड ने ह्यूमन पर अटैक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ जनरेशन पहले एक बेवकूफ जो अपना नाम बनाना चाहता था उसने डीमन लॉर्ड की बीवी को मार दिया। डीमन लॉर्ड काफी चिल इंसान था जो अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपनी बीवी को खो दिया तो वो एक मेनेस बन गया। अकीरा उस बेचारे पर थोड़ा तरस खाता है, लेकिन सोचता है कि अगर उसने सच में अपने लोगों को एमिलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो वो उसे इसका दाम चुकाएगा। नाइट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो अकीरा को याद रखने को कहता है कि सारे डीमंस एक जैसे नहीं होते, कुछ बिल्कुल ही क्रूर होते हैं और बाकी सारी रेसेस को कुचलना चाहते हैं, लेकिन कुछ डीमंस प्लेनेट पर रहने वाली सभी स्पीशीज के साथ शांति चाहते हैं। अकीरा उससे कहता
कहता है कि वो ये बात याद रखेगा और थोड़ी ही देर बाद वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ एमिलिया को बंद करके रखा गया होता है। अकीरा तुरंत डीमन से कहता है कि वो एमिलिया को वापस ले जाएगा और लिया को उस पर बैरियर कास्ट करने का कमांड देता है। इसी बीच नाइट अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और ओरम कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के राइट हैंड से काफी इम्प्रेस है जिसने एसेसिन को इतनी जल्दी यहाँ ला दिया। नाइट उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और अकीरा से माफी मांगता है क्योंकि अब वो कुछ टाइम तक उसकी मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि एमिलिया भी उसे इस झंझट में घसीटने के लिए माफी मांगती है और अकीरा उन दोनों को चिल करने को कहता है। वो एमिलिया से कहता है कि वो किसी को भी उसे हासिल नहीं करने देगा और अपने डैगर्स निकाल लेता है। ओरम भी अपने वेपन समन करता है और अकीरा से कहता है कि वो ये बैटल और अपनी जिंदगी दोनों हार जाएगा। नाइट उसे याद दिलाता है कि डीमन लॉर्ड ने अकीरा को जिंदा लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ओरम जवाब देता है कि उसे सिर्फ ऑर्डर्स एमिलिया को जिंदा लाने के थे। उसे कहा गया था कि अगर अकीरा उसे रोकने की कोशिश करे तो उसे मार देना और नाइट को यकीन नहीं होता कि डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से अपना फैसला बदल देगा। जब वो बात करने में लगे होते हैं, अकीरा अचानक ओरम के पीछे से स्नीक करता है और उस पर अटैक करता है। डीमन आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी स्पीयर बढ़ाकर उसकी टांग पर वार करता है। अकीरा बिना रुके उसे अटैक करता रहता है, लेकिन उसके कोई भी अटैक्स ओरम की डिफेंस के आगे काम नहीं आते, जो इस फाइट को एक जोक की तरह ले रहा होता है। वो बार बार अकीरा को इंजर्ड करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि फाइट को जल्दी खत्म कर दे क्योंकि ये उसकी सोच से कम फन निकली। अकीरा कहता है कि फाइट को खत्म करने वाला वो खुद होगा और अपनी शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। शैडो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ अकीरा के खून गिरा होता है और अकीरा अपने खून का यूज करके एक स्पेशल स्किल से शैडो बीस्ट समन करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और ओरम को हर तरफ से अटैक करते शैडो बीस्ट से डील करना मुश्किल हो जाता है। जब वो शैडो वुल्फ को संभालने में बिजी होता है, अकीरा उसकी तरफ दौड़ता है और उसके हाथ और पैर पर वार करता है जिससे उसका वेपन गिर जाता है। लेकिन अब अकीरा भी काफी थक चुका होता है और ओरम के पास भी और ट्रिक्स होती हैं। वो अपनी क्रीपी फ्लूट बजाता है और अपने कंट्रोल में मॉन्स्टर को अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुला लेता है। ये देखकर अकीरा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसकी शैडो मैजिक अभी भी कूलडाउन में होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपना डिफेंस कैसे करे। मॉन्स्टर अपनी अल्टीमेट बीम चार्ज करते हैं ताकि उसे एक ही बार में खत्म कर दें, लेकिन लिया गिरने से पहले अपनी सारी पावर का यूज करके अकीरा के अराउंड एक बड़ा बैरियर बना देती है। बैरियर पहले मॉन्स्टर के अटैक अब्सॉर्ब करता है और जैसे ही वो मेली पर स्विच करने की कोशिश करते हैं, वो उनके अटैक्स उन पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, उनके सर बिल्कुल उड़ा देता है। इसके तुरंत बाद एमिलिया अकीरा के पास आती है और उसे बताती है कि अब वो मूव कर सकती है क्योंकि ओरम वीक हो चुका है। वो अकीरा के पीछे छुप जाती है और ओरम कहता है कि वो खुद से डिसअपॉइंटेड है। अकीरा अपना डैगर उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन फिनिशिंग ब्लो देने में हेजिटेट करता है। ओरम उसे जल्दी करने को कहता है और मजाक उड़ाता है कि एक एसेसन होके भी अपना डिफेंसलेस टारगेट को मार नहीं पा रहा। जब अकीरा सोच रहा होता है कि वो किसी ऐसे को कैसे मार सकता है जो बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है, तब ओरम का बॉस वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ये देखकर खुश नहीं होता कि ओरम हार गया है, लेकिन अब अकीरा और उसके फ्रेंड डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो सेकंड ग्रेड डीमन को हरा नहीं सकते।